आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, ये फेब 2024 की सेकंड वीडियो है। टोटल 4 वीडियो आएंगी। पहले एक पार्ट में आप लोगों ने पॉलिटी एंड आईआर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें हम लोग इकॉनमी एंड एक टॉपिक हमारा सिक्योरिटी का है, इन 2 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो भी पीडीएफ होंगी, देयर आर 2 पीडीएफ्स, एक हाईलाइटेड वाली है और एक एनोटेशंस वाली है। ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगी। और कब मिलेंगी? जब चारों वीडियोस पोस्ट हो जाएंगी उसके बाद। पूरी मैगजीन को हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। चारों कवर हो जाने के बाद टेलीग्राम से आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन यूज़ जूम लाइब्रेरी अपना सिटिंग आवर्स इंक्रीज़ करने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ये जो पीडीएफ जिसमें एनोटेशंस होंगे ना, एनोटेशन मतलब मैं जो पेन से हाईलाइट करूँगा वो वाली आपको एडमिन से लेनी पड़ेगी पर्सनली। लेकिन जो हाईलाइटेड पीडीएफ होगी, जैसे ये जो पीडीएफ है दिस इज़ हाईलाइटेड, इसमें ये टाइटल, सब टाइटल और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वाली तो आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मिल जाएगी। बट इफ़ यू वांट कि मैं आपको जैसे दिस इज़ विद एनोटेशंस, इसमें कुछ ये चीज़ें मैं पढ़ाते हुए ऐड कर देता हूँ। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ही एडमिन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर यू कैन डायरेक्टली मैसेज द एडमिन एंड आस्क फॉर दिस एनोटेशन वाली पीडीएफ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। इकॉनमी सेक्शन में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली इस बात के बारे में कहा था कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि, द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिसेंशियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना। अगर इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ पे लेके जाना तो हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर काम करना पड़ेगा। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि यार इकोनॉमिक नेशनलिज्म होती क्या चीज़ है। ठीक है, हम इकोनॉमी समझते हैं, हम नेशनलिज्म को भी समझते हैं, बट ये एक साथ जब मिल जाएगा तो कैसे होगा। जनरली इसमें हम एक तरीके से ऐसे देखते हैं कि एक ऐसी आइडियोलॉजी पे काम करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर द गवर्नमेंट विल बी वर्किंग मोर इनटू द फेवर ऑफ एक्सपैंडिंग द इकोनॉमी। ओके, तो जो हम अपने देश में ही अपनी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सो यू सी, आपने वो देखा होगा ना, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया गया था कोविड के टाइम पर। वो एक चीज़ होती है कि हम अपनी इकोनॉमी को इंटरनली ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, है ना। हमारा लेबर जो भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी इंटरनली सेल्फ सस्टेन करने लग गई है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी इस कॉन्सेप्ट की, एक पर्सन थे, इनका नाम था फ्रेडरिच लिस्ट, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। फिर एक चीज़ होती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, एक होती है कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स। तो ये अलग अलग लोग थे। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ यू ऑल नो, इकोनॉमिक्स में सबसे पॉपुलर नेम है एडम स्मिथ। देन जीन बैप्टिस्ट से उन्होंने कहा था कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज पे बात की गई थी, किस तरह से एक देश अपने आप को समृद्ध कर सकता है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हम लोगों को भारत के लिए समृद्धि की बात करनी है, वो भी आर्थिक समृद्धि की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी थ्योरी है ये जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स में। ऑलराइट, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट इंटरवीन्स, क्या इंटरवीन करेगी? जो भी देश के इकोनॉमिक अफेयर होंगे उसमें। राइट नाउ इंडिया में ऐसा हो भी रहा है, बट व्हेन यू लुक एट यूएस ना, वहाँ पर जैसे कैपिटलिज्म ज़्यादा है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। यूएस के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा चलती है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में मिक्स चलता है, कुछ चीज़ें प्राइवेट के पास है, कुछ गवर्नमेंट के पास है। तो अब इस टॉपिक में देखते हैं आगे क्या चलता है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है दैट इज़ कंसर्न विद द नेशन, नॉट विद पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, इट्स ओके, सिंपल। भारत में अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो भारत में जो कॉन्सेप्ट था ना, ये इंडिया में तब शुरू हुआ था जब कॉलोनियल रूल चल रहा था। अंग्रेज़ जो थे वो अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पर बात चल रही थी कि पूरे विश्व के अंदर की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
निकल के आएगी, है ना। तो फिर इसके बाद आप देखते हो ग्लोबलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ने लग गए कि अपने देश पे तो काम करेंगे लेकिन सबसे जुड़े रहेंगे, तो इकोनॉमीज़ को दूसरे देशों के साथ इंटीग्रेट भी हम करेंगे। उसमें क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें एक देश से निकल के दूसरे देश में जाती थी। अगर आप देखोगे भारत के अंदर ही बहुत सारा रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करते थे अंग्रेज, ठीक है, देन दे वुड टेक इट टू यूरोप, वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करते थे यूरोप में, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में लेके आते थे। तो मान लो वो रॉ मटेरियल यहाँ से, अब रॉ मटेरियल तो सस्ता मिल जाएगा, कोई भी चीज़ 10 रुपये की मिलेगी, 10 रुपये की लेके जाएंगे यूरोप में, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके 50 रुपये की चीज़ वहाँ बनाएंगे, यहाँ ला करके 100 रुपये में बेचेंगे। अब ये चीज़ अगर 10 रुपये की यहाँ 100 रुपये में बिक रही है तो इंडिया को तो नुकसान हो रहा होता था ना, ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो आइडिया इंडिया में भी डेवलप हुआ था। ये प्रॉब्लम ये भी हुई थी, अगर आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर भी उन्होंने किसी तरीके से बात की थी कि इसकी शुरुआत 1830 के आसपास देखने को मिली थी। पहले के जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स है ना, अब हमारे यहाँ पे भारत में, देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के अर्थव्यवस्था के पूरे सिस्टम को उसकी निंदा करने की पूरी कोशिश की थी। बाद में बहुत सारे लोग आए थे कि भारत में किस तरीके से अंग्रेज इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, जैसे कि भास्कर पांडुरंग तरकाड़कर, गोविंद विट्ठल कुंटे, इनको हम भाऊ महाजन बोलते थे, रामकृष्ण विश्वनाथ, इन सब लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी उसकी निंदा की थी। फिर ये जो कॉन्सेप्ट था ना, फिर अब हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी, है ना, अर्ली 20th सेंचुरी, इस टाइम पर चीज़ें निकल के आती थी। फिर हमने बात की थी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द नेशनहुड, समथिंग वेरी वेरी पॉपुलर, समथिंग वेरी वेरी रैशनल थिंग स्टार्टेड टू केम आउट। इसका आइडिया की शुरुआत पुरानी हो चुकी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, दादा भाई नारोजी, है ना, MG रानडे, रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त पढ़ते हो आप, है ना, गोखले जी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, GV घोषी, है ना, तिलक जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो लोग थे ना, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेशनहुड। इनको लगा था कि अगर इंडिया इंटीग्रेट करेगा पूरे ग्लोबल कैपिटलिज्म से एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में, तो एक डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो रूरलाइजेशन और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, जिसका भारत शिकार हो चुका है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत निंदा की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर शहर बन ही नहीं पा रहे हैं, गांव के गांव में वहाँ तरक्की नहीं हो रही, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, हमारे लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, हमारे रिसोर्सेज को बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पा रही थी, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी थी ना, रॉ मटेरियल उठा रहे थे किसानों से सीधा, किसानों के खेत अंग्रेजों के पास, एवरीथिंग वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। फिर अगर आप देखते हो एक थ्योरी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, यहाँ की संपत्ति का कैसे पूरे तरीके से उसको बहाया जा रहा था दूसरे देश में। अगेन वही रॉ मटेरियल्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा हुआ करता था ये। तो दादा भाई नारोजी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस थ्योरी पे काम किया था। दिस इज़ PYQ आपका, और ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। आप लोगों ने एक बार भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगी तो एक बार में सबको समझ में आती है ये बात। स्कूल टाइम में पढ़ी थी तब भी सबको याद था ये, तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। तो इन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बात आती है कि भारत की इंडिपेंडेंट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए। भारत अपने देश की अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं वो खुद बनाए, कोई दूसरा देश नहीं बनाएगा। दूसरा देश अगर बनाएगा तो वो तो हमको अपने कंट्रोल में करेगा, हर व्यक्ति हर देश अपने फ़ायदे में सोचेगा। तो अगर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया, व्हाट विल हैपन, व्हाट आर दी पोटेंशियल इल इफेक्ट्स, नुकसान क्या हो सकता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है दोबारा से। ऐसा हो सकता है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट खत्म हो जाए। अगेन हमारे पास रिसोर्सेज तो होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, मे बी आस पड़ोस के देश उसको खरीद रहे होंगे सस्ते में, है ना। हमारी जो लो लेबर कॉस्ट होगी उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी अपने सही तरीके से आगे एडवांस नहीं हो पाएगी, क्योंकि R&D को चलने के लिए भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होगा? जब आप मैन्युफैक्चर करोगे, जब आप प्रोड्यूस करोगे। फिर दूसरे देशों के ऊपर हमें आयात के लिए तो इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से बनी हुई चीज़ें। फिर यहाँ पर देश में रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इसी चीज़ के लिए जब हम दूसरे देशों पर डिपेंड करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, तो भाई सिक्योरिटी मैटर्स पे भी बात बन के आएगी ना। बहुत सारी चीज़ें गलत आने लग जाएंगी देश के अंदर। भाई जब हमारे यहाँ पर फाइटर प्लेन्स नहीं होते थे तो हम लोगों ने किस पे डिपेंड करते थे? हम लोग मिग के लिए डिपेंड होते थे ना, रशिया पर। अब देखो रशिया ने जिस तरह के प्लेन्स दिए थे वो आज काम नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे सुखोई भी लिए थे पहले, बट उसके बाद हम लोगों ने अब फ्रांस पे जाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने रफाल वहाँ से लिया, अब हमने अपना तेजस पे काम करना शुरू किया है। हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और उसके अलावा हमारा जो DRDO है, ये लोग मिलकर के और फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि भारत में ही हम बनाएं सब कुछ, हम लोगों को दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े। तो इससे क्या होगा कि अब ये सब होगा, देश में अगर चीज़ें नहीं लगेंगी, फैक्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं बनेंगी और लेबर कॉस्ट कम होगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, तो इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चीज़ें सब आप देखोगे ना, ये सारा का सारा एक डोमिनो इफेक्ट है। एक चीज़ दूसरे को इम्पैक्ट करने वाली है, सिर्फ अगर आपने इकोनॉमिक नेशनलिज्म पे काम नहीं किया तो।
अपने ही देश में रह करके अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट ना करे और पब्लिकली उस पर ना उठे तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सारी की सारी। देन लेट्स मूव अहेड। इकोनॉमिक नेशनलिज्म से क्रिएटिंग द आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सस्टेनिंग इंडिया, एक ऐसा देश जो अपने आप पर निर्भर है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी देखो, अगर आप देखोगे दी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है इसमें एक प्रॉब्लम क्या चल रही है, लंबे समय तक दे हैव बीन डिपेंडिंग अपॉन ऑयल, है ना। तो अब वो ऑयल कभी तो डिप्लीट होगा ना, ख़त्म हो जाएगा ज़मीन के अंदर तेल एक टाइम के बाद, फिर इनकी इकॉनमीज़ क्या करेंगी, क्योंकि उस जगह में ज़्यादातर सूखा है ना, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है, तो उन लोगों को देखना पड़ेगा वहाँ पर जितना सूखा है मिट्टी से कितना मिनरल्स निकालेंगे। जनरली किसी भी देश की इकॉनमी सस्टेन तब करती है जब उनके पास रिसोर्सेज होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स। सर्विसेज आप कर लोगे बट आपको गुड्स भी चाहिए होंगे। तो अब दुबई वाले सिटीज़ में अगर आप देखोगे क्या कर रहे हैं वो लोग, दूसरी कंट्री के टैलेंटेड लोगों को वीज़ा देते हैं। आई थिंक उसको गोल्डन वीज़ा बोलते हैं। अगर भारत में देखोगे कितने सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको दुबई जैसे देश में उनको बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाता है। तो दुबई क्या कर रहा है, स्किलफुल लोगों को ईजिली वीज़ा दे रहा है। वो फ्यूचर का प्लान कर रहा है कि कल को अगर ऑयल खत्म हो गया तो हम कैसे काम करेंगे। दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के नए आइडियाज़ निकाल के ला रहा है। हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और प्रमोट करना पड़ेगा, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, है ना, खुद की सर्विस इंडस्ट्रीज हो। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेके आए, वेरी वंडरफुल स्कीम। पीएलआई में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे फिर आप उसको मार्केट में बेचोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हो ना, हम उस प्रॉफिट पे आपको कुछ इंसेंटिव दे देंगे। यानी कि आप अच्छा प्रोडक्शन करो, उसका कुछ परसेंट 4 से 6% के आसपास अगर आप इस रेंज तक जाते हो तो हम आपको उसका इंसेंटिव देते हैं। भारत मेक इन इंडिया कितना प्रमोट हुआ है ना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे बहुत हज़ारों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए लगाए गए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जो कंपनी डूब रही होती थी उनको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया। फिर वोकल फॉर लोकल, है ना, अपने ही देश जीआई टैग्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये यूपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से उभर के आई हैं, है ना। एमएसएमईज़ के लिए डिफरेंट वो इन्वेस्टमेंट की और उनकी जो एनुअल ग्रोथ की कंडीशंस उनको चेंज किया गया ताकि उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे काम किया जा रहा है। पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करते रहना पड़ेगा। हम प्रोड्यूस तो कर लेंगे बट हमें प्रोडक्शन के साथ में ना एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। अगर हमें ग्रोथ करनी है, ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे देश के लोग हमारे सामान को खरीदेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे ताकि काम करने का तरीका आसान हो जाए, ईज ऑफ डूइंग। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पे वी हैव टू स्टैंडर्डाइज दी प्रोडक्ट्स। एक ऐसा देश में स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी का मिलता है। सी, चाइना एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है बट चाइना के साथ तकलीफ क्या है, चाइना के प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्ड की कमी आती है क्योंकि वो करते हैं मास प्रोडक्शन। उस मास प्रोडक्शन के अंदर वो क्वालिटी कंट्रोल पे काम नहीं कर पाते। इंडिया वांट्स टू वर्क ऑन दिस थिंग। फिर इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, भारतमाला, सागरमाला परियोजना। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करने के लिए मदद कर रही हैं। अभी गति शक्ति प्लान आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आया भी था, PYQ में, है ना। मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा का, जितना मुझे कभी कभी PIQ चमक जाते हैं दिमाग में तो बताता रहता हूँ। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया, भाई खुद से काम कर रहे हैं, अपने आप से काम करेंगे और हम स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमारे देश के जियोपॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। आप लोग तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो मैगजीन में, है ना। भारत की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट, है ना, दूसरों पे निर्भर ना हो, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए भारत को चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो। अगर हमारी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी ना तो हमारी कंट्री फॉरेन पॉलिसी में भी स्टेप्स ले पाएगी। वैसे हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पिछले 5-10 सालों में मतलब, और प्रोबेबली जब से आई थिंक सुषमा स्वराज वाज देयर दैन डॉक्टर एस जयशंकर, भाई ये 2 लोगों ने फॉरेन मिनिस्ट्री में जो काम किया है ना, दूसरे देश के लोग भी तारीफ़ करते हैं। ब्रिलियंट वर्क डन बाय दिस पीपल। मतलब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ बट आई डोंट थिंक मैं 2 पर्सनैलिटीज़ के सपोर्ट में बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता वो बीजेपी से है किससे हैं, बट दीज 2 पर्सनैलिटीज़ द होल वर्ल्ड हैज़ सीन देम। क्या काम किया इन्होंने भाई। तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इंटरनल चीज़ें स्ट्रांग होती तो जियो पॉलिटिक्स बाहर एक्सप्रेस कर पाता है अपनी स्ट्रेंथ को। See, any minister who is showing strength outside is only able to do it because internal हमारी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा है। और हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा हमारे R&D के ऊपर ना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ना, उच्चतर आविष्कार योजना, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भारत को R&D में ले जाने के लिए, इनोवेशन में आगे बढ़ाने के लिए, साइंस एंड टेक में डेवलप करने के लिए, दीज आर ऑल द स्कीम। ठीक है, तो ये जो डिसीजन वगैरह है जिस पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, ये एक सिचुएशनल डिसीजन है ना। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करे और ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन रहे।
द बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रिमेनिंग ओपन टू द ग्लोबल ट्रेड। हम जब आत्मनिर्भर बनने की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि हम दूसरे देशों के साथ लेन देन बंद ही कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम इंपोर्ट भी करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, बट उस इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे कि भाई अगर वो इंपोर्ट हम करना बंद कर देंगे तो हमारा देश के अंदर काम होना बंद हो जाएगा। वो चीज़ नहीं होगी। हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, पर अगर वो कल को बंद हो गया तो हमारा देश फिर भी चलता रहेगा। हमारा देश डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। वी वॉन्ट टू बी सपोर्टेड, वी वॉन्ट टू बी इंटीग्रेटेड, वी वॉन्ट टू बी इंक्लूसिव, वी वॉन्ट टू बी ग्लोबल, बट वी वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट। हमें आत्मनिर्भर होकर वो करना है। ये बहुत ही सेंसिबल तरीके से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक और ये डायरेक्टली एक मेंस का क्वेश्चन है आपका। सिंपल क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ से, बहुत सुंदर। आई थिंक देयर कुड बी ऐसे टॉपिक ऑल्सो। दिस इज एन ऐसे टॉपिक ऑल्सो। तो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, आपको मिल गए यहाँ पे। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है, इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं। तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं। 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है। सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा। स्टैटिक भी है,
एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम। बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना,
तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है, ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था, प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कॉन्टेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है।
इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज़। तो पहले न्यूज़ ही जान लेते हैं टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि भाई कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो गारंटीज़ देती हैं उसके बारे में, किस बात की गारंटी देते हैं उसको पूरा जानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी गारंटी देने लग रही है। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से बताऊँ ना, कभी कभी क्या होता है, अभी ये एग्जांपल के तौर पर समझना ताकि आपको ये समझ में कि गारंटी क्या होती है। तो मे बी कोई कंपनी है, ओके, और मे बी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, है ना, पीएम स्वनिधि स्कीम जो थी, तो जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए हैं, ठीक है, अब इनकी सिचुएशन मान लो ख़राब है, तो ये सब के सब क्या है, इनको लोन चाहिए अपनी, इनको कंपनी सर्वाइव करनी है। ये पर्टिकुलर फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है, ये स्ट्रीट वेंडर्स है, कोविड का टाइम चल रहा है मान लो, अब इनको सबको चाहिए लोन मिलेगा बैंक से। अब ये जाते हैं बैंक के पास कि हमें लोन दे दीजिए। बैंक बोलता है कि मैं लोन तो आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लौटा भी देंगे, बट सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मुझे भी नहीं पता कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपके ये वेंडर वाला काम चलेगा या नहीं चलेगा, फार्मर्स की क्रॉप होंगी या नहीं होंगी। आप हमसे ओवरऑल मिला करके भी अगर 100 करोड़ रुपए मांग रहे हो, बट हम करें क्या, हम 100 करोड़ आपको दे देंगे, पता चले कि हमको 1 करोड़ भी वापस नहीं आया तो हमारा 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा ना। तो आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि कुछ गारंटी लेके आ जाइए। अब ये लोग कहाँ से गारंटी लेते फिरेंगे, तो इसके बीच में क्या आती है कि गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट बोलती है इनको कि आप एक काम कीजिए, ठीक है, हम आपकी गारंटी लेते हैं, और गवर्नमेंट बैंक्स को भी इन्फॉर्म करती है कि आप एक काम कीजिए, आप इनको लोन दे दीजिए, अगर कल को ये लोग पैसा नहीं लौटा पाए तो वो पैसा आपको हम रिटर्न करेंगे। तो दिस बिकम्स लाइक ए गारंटी। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एक जनरल सी कहानी बना के बता दी। तो गारंटीज एक्चुअल में ऐसी ही होती हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट के लिए, कि आप, ताकि इकोनॉमिक मूवमेंट चलता रहे, और लोगों को ना गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होता है, ऐसे मामले में गवर्नमेंट बैकआउट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। बट अभी क्या हुआ है, कुछ इश्यूज़ भी आइडेंटिफाई किए गए थे। तो यही सब होता है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज़ होती है। एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के ऊपर कि वो पेमेंट्स करेगा, है ना, इन्वेस्टर वगैरह के जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको बचाने की कोशिश करेगा किसी भी तरह के डिफ़ॉल्ट होने से पहले। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है 1872 का, ठीक है, तो उसमें बताया जाता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन द केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब आपने वादा किया है गारंटी लेने का, तो आपको निभाना भी पड़ेगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 292 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के आर्टिकल्स कभी कभी यूपीएससी उल्टे करके पूछ लेगा। यूपीएससी पता है क्या पूछेगा, वो बोलेगा कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि नहीं है, ऐसे पूछेगा वो। तो अगर आर्टिकल में कहीं कुछ मेंशन है तो बात होगी। इंडियन एक्सटेंड करता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है ये यूनियन की कि वो गारंटी दे सकता है। इस स्टेटमेंट से एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कहाँ से देगा, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो गई है? येस, बिकॉज इट इज़ मेंशन इनटू एन आर्टिकल। सेम चीज़ हमारे आर्टिकल 293 में होती है, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो दोनों आर्टिकल बिल्कुल पास हैं, ओके। उसी तरीके से जब कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है, कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है, उनकी गारंटीज देने के लिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं किसी भी स्कीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। अभी देश में इस चीज़ का स्टेटस क्या चल रहा है, तो उसमें कुछ डेटा दिया गया था। अब जीएसडीपी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जीडीपी होता है ना। तो स्टेट लेवल पर हम उसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। 2021-22 के टाइम पर ऐसा देखा गया था कि 27 राज्यों ने गारंटी दी थी, वो टोटल उनकी जीडीपी का 4% था। ये एक डेटा हमारे पास मिला है, ठीक है। और मोस्टली पावर सेक्टर में गारंटीज दी जाती है। आपको पता होगा कि हमारा पावर सेक्टर जो होता है ना, वो बहुत बार लॉस में चल रहा होता है इस चीज़ में, क्योंकि बिलिंग टाइम पर नहीं हो पा रही, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे लॉस भी हो रहे होते हैं। ये मेंस का भी एक क्वेश्चन बनता है। और भारत में अगर आप देखोगे तो जो आउटस्टैंडिंग गारंटीज है, सिक्किम में 12%, तेलंगाना में 12%, आंध्र प्रदेश में 10.4%, उत्तर प्रदेश 8.8%, है ना। और आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे मोस्टली उन्होंने एग्रीकल्चर में, वाटर सप्लाई में इस तरह की स्कीम्स वगैरह को लेकर के गारंटीज दी थी। तो गवर्नमेंट क्यों दे रही है गारंटी, क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करती है, उनकी वायबिलिटी बढ़ जाती है। एक एंडिंग पॉइंट नहीं आता उनकी एक्सटेंशन मिल जाती है, तो देयर इज बिकम्स हायर पॉसिबिलिटी कि उस पर काम चलता रहेगा, है ना। उसके फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत सारी पीएससीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, उनको लो इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। उसके अलावा सॉवरेन गारंटी होती है। सॉवरेन गारंटी मतलब जैसे सॉवरेन शब्द अपने देश के लिए कहता है कि हमारा देश अपने ही कंट्रोल में चलता है, किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं चलता है। तो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस वगैरह होती हैं दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से भी, उसमें हम लोग अपने सॉवरेन गारंटी को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, क्योंकि आरबीआई ने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए थे, वी नीड टू फिगर आउट कि इश्यूज़ क्या है। नंबर 1 चीज़ इसके ऊपर बात की गई थी वो थी कि मॉरल हज़ार्ड्स, है ना। कभी कभी जो पार्टी होती है ना,
वो इस बात को सीरियसली लेती नहीं है ना। उसको लगभग अपना काम उतने तरीके से नहीं करते। उनको पता ही अरे यार स्टेट गवर्नमेंट की बैकअप है, क्या टेंशन है, अगर नहीं भी देंगे तो गवर्नमेंट दे देगी, अपने को क्या दिक्कत है ना। तो कभी कभी प्रोजेक्ट को स्क्रूटनाइज करने के लिए इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो भी सीरियसली नहीं होते। फिस्कल रिस्क होता है क्योंकि गवर्नमेंट अपने पैसे से ही तो देगी ना जब चीज़ें नहीं लौटाई जाएंगी, तो स्टेट के जो फाइनेंसेस होते हैं उस पर बर्डन आएगा, राइट। क्योंकि इस चीज़ का कोई आउटकम तो नहीं आ रहा ना, कोई कैपिटल तो फॉर्म हो नहीं रही थी इस चीज़ की, गवर्नमेंट ने अपने लिए एक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिया है ना। क्राउडिंग आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्राइवेट लैंडर जो होंगे ना इस तरह की सिचुएशन में फाइनेंस करेंगे ही नहीं। उनको लगेगा कि गवर्नमेंट है तो सी गारंटी देने के लिए, और हमको कभी कभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। यूनिफॉर्मिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पर हर तरह की नहीं होती, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सीलिंग्स होती हैं, लिमिट्स अलग अलग होती हैं, एनुअल जो इंक्रीमेंटल रिस्क वेटेज गारंटीज होती हैं उसके हिसाब से, है ना। तो जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग गारंटीज होती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत चीज़ें देखती है ना। कोई स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि यार हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट देखेगी इस प्रोजेक्ट में अगर हम गारंटी देंगे इस प्रोजेक्ट से कितना रेवेन्यू आएगा हमको। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। फिर कभी कभी किस पर्पज़ के लिए गारंटी दी जा रही है, कितने टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस लगाई गई हैं, इस बात को लेकर के थोड़ी जवाबदेही को लेकर सवाल उठेगा कि अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है, कैसे लिया जा रहा है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब कितनी ज़्यादा गारंटीज़ हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या टाइम पीरियड था, उसकी कितना कॉस्ट जाएगा, है ना। इन सब का एस्टिमेट लगाना कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इस बात को लेकर के ना आप गारंटीज़ के लिए पैसा लाने के लिए ना एक फ़ंड भी होता है, उसको बोलते हैं गारंटी रिडेम्पशन फ़ंड। ये हमारे देश का जो पब्लिक अकाउंट है उसमें ऐड किया जाता है, और ये इससे हम लोग हमारे CPSE को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं। तो इसमें कहाँ से आता है पैसा, हमारे बजट के अंदर भी हम क्रिएट दी अप्रोप्रिएशंस, और उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वहाँ पर एक डिमांड ऑफ ग्रांट की जाती है। अब ये सब चीज़ें आप लोगों की इकोनॉमी में आती हैं, सो इसमें मैं डीप में नहीं जाऊँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ गारंटी, ये डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। डिमांड फॉर ग्रांट जैसे आप अपने मम्मी पापा से पैसा मांग लेते हो, ग्रांट ही तो होता है, लौटाते थोड़ी हो। एक होता है लोन, एक होता है ग्रांट। तो ये डिमांड की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से कि हमको गारंटी रिडेम्पशन फंड में पैसा ऐड किया जाए, उसके तहत ही पैसा आता है और वहाँ से पैसा वो दिया जाता है। तो RBI ने कहा कि देखो हम कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, है ना, आप एक काम कीजिए, नंबर 1 आप गारंटी की डेफिनेशन पे काम कीजिए, है ना, उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, है ना, कंटिजेंसी इमरजेंसी के टाइम पर क्या कुछ होगा, सब कुछ मेंशन कीजिए डिटेल में, ठीक है। और रिस्क वगैरह को भी एसेस कीजिए, अगर गारंटी से आपको पैसा देना ही पड़ेगा तो कितना रिस्क हो सकता है, प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड। फिर इसकी सीलिंग लगाई जाए, हर एक स्टेट के ऊपर एक सीलिंग होनी चाहिए, एक फिक्स सीलिंग लगा लेनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपकी जितने भी रेवेन्यू आया था ना उसका 5% ही आप देंगे साल में, ठीक है, या फिर आपका GDP जो था ना उसका 0.5% ही आप देंगे, और दोनों में से जो कम होगा आप वो एक चीज़ लगा सकते हैं। तो ये RBI ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि भाई आप ऐसा कर सकते हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप एक काम कर लो, अगर आप गारंटी दे रहे हो किसी प्रोजेक्ट में तो गारंटी की छोटी सी फीस रख लो। जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाएगा और उसको गारंटी चाहिए तो उसको थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा देने को बोलो कि भाई कुछ प्रीमियम तो भरो, तभी हम तुम्हारी गारंटी भी ले लेंगे। मान लीजिए आप 100 करोड़ का कोई लोन ले रहे थे, है ना, तो आप एटलीस्ट कम से कम 5 करोड़ तो गारंटी की एक फ़ीस दे दो, ताकि फिर अगर आपका 95 करोड़ के हिसाब से कोई गारंटी गवर्नमेंट ले तो सही, गवर्नमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो से करती तो प्रॉब्लम आती है। तो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, है ना, किस लोन के लिए कितनी प्रीमियम फ़ीस हम चार्ज कर सकते हैं, रिस्क कितना होने वाला है, किस प्रोजेक्ट में कितना होने वाला है, तो प्रोजेक्ट को क्लासीफाई कर दो, है ना, भाई इस टाइप के प्रोजेक्ट में इतना रिस्क होता है, इस टाइप के में इतना रिस्क होता है, हाई रिस्क का ये प्रोजेक्ट है, ये मीडियम रिस्क का, ये लो रिस्क का है, ताकि गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट कर सके कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। गवर्नमेंट ये जो हमारा गारंटी रिडेम्पशन फंड था, इसमें बहुत सारे स्टेट अभी इसके मेंबर नहीं बने हैं, तो उनको जल्दी जल्दी इसका मेंबर बनना चाहिए ताकि उनको पैसा लेने में आसानी हो। फिर किस तरीके से आपने गारंटीज़ ली गई हैं, है ना, इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, तो व्हाट दे कैन डू इज़ एक स्टेट के द्वारा जो एंटिटीज़ है उनके द्वारा कितना लिया गया है लोन, कितना क्रेडिट लिया गया है, कितना दिया जा रहा है, हर चीज़ को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कुछ कर सकते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में बातें कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर नहीं है बट वी कैन ऐड इज़ की वी कैन डेवलप द बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, एक स्टेट ने किसी अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा अपनी गारंटीज़ को, अपने रिस्क को, तो दैट आइडिया कैन बी शेयर्ड विद अदर स्टेट्स, है ना, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे RBI की डायरेक्ट रिकमेंडेशंस हैं बट आपको कहीं लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2022 में गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस लेके आई थी गारंटी पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि गारंटी जो दी जाएगी ना वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर और जो नॉमिनल इंटरेस्ट होगा ना उस पर दी जाएगी। हमारा देश में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है, उसको बोलते हैं FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट। प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस में भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं FRBM को लिख लेता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इकोनॉमी में तो दिस इज़ लाइक इट कैन गेट रिपीटेड एनी टाइम, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप एक काम कीजिए, अपनी जीडीपी का 0.5% ही गारंटी में दीजिए, ठीक है। ये उस टाइम की बात है 2004-05 की। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी परिस्थिति में अगर ये लिमिट क्रॉस भी कर जाती है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के कि क्या कारण था, ठीक है। फिर हमारे ECBs होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स होती हैं। उस सिचुएशन में आपको गारंटी नहीं देनी है। वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ व्हाट आर दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। हालांकि आप इकोनॉमी में स्टैटिक्स में पढ़ते ही हो। ये कमर्शियल लोन लिया जाता है किसी भी एलिजिबल इंडियन कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये किसी नॉन रेजिडेंट से ले सकते हैं, वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, उसके नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इससे एक मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग होता है, परमिटेड होते हैं, नॉन परमिटेड एंड यूजर्स, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है इसमें। तो ये बेसिकली आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और नई इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करने के लिए होता है। और इसमें ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट्स भी होते हैं। तो ये बैंक लोन भी हो सकता है, ये बायर क्रेडिट भी हो सकता है, सप्लायर क्रेडिट भी हो सकता है, ये कोई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, यानी कि कोई फ्लोटिंग रेट पर भी हो सकता है, फिक्स रेट पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक से उनको एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, सो मेनी थिंग। स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट एक्सटेंड गारंटी फॉर मोर देन 80% ऑफ द प्रोजेक्ट, कि गवर्नमेंट बोले कि हम 80% प्रोजेक्ट की गारंटी लेंगे, पूरे की नहीं लेंगे, ये भी कुछ गाइडलाइंस थी, है ना। और एक बार अगर वो अप्रूव हो गई हैं तो दे शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर एजेंसी, है ना, बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग गाइडलाइंस दिए गए थे। दे आर रिकमेंडेशन 2022 में आया था, राइट। तो अच्छा टॉपिक था ये, है ना। और आई थिंक इसमें दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, दोनों भी नहीं, मे बी इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो गारंटीज़ देती हैं वो ठीक है क्या, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस। तो आई थिंक मेंस प्लस इंटरव्यू दो जगह पर ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट रहेगा। प्रीलिम्स में इसमें अगर कुछ बनेगा तो भी कहाँ बन सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बना सकते हैं, इस फंड का बना सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से ये फंड क्रिएट होता है। तो यहाँ कुछ प्रीलिम्स की स्टेटमेंट्स बन सकती हैं मे बी, बट देयर इज़ मोर रेलेवेंस इन मेंस एंड इंटरव्यू फॉर दिस टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का कुछ स्टेटस वगैरह पे जानेंगे, क्योंकि इनका एक परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ रिसेंटली और इसके रेगुलेशन को लेकर के एक स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका प्रीलिम्स का है, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रीलिम्स में भी PYQs भी देखोगे ना तो बहुत कम मिलेंगे। जनरली आपको बैंकिंग सेक्टर से, है ना, और जो फॉरेन इकॉनमी वाला पूरा पार्ट है, फॉरेन वाला, एंड देन अपना बजट वाला, वहाँ से सवाल ज़्यादा मिलते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि आप इंश्योरेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, बट यू नीड टू गिव इट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंस इन दैट मैनर। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ से हर बार सवाल आ ही रहा है आपका। तो एक स्टेटस के बारे में जान लेते हैं पहले, है ना, राइट नाउ क्या सीन चल रहा है। अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, अब इंश्योरेंस तो आप समझते हैं बीमा बोलते हैं इसको, है ना। आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपकी कार का भी इंश्योरेंस होता है, लोग घरों का भी इंश्योरेंस कराते हैं, आजकल तो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। भारत के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 2021-22 के हिसाब से 4.2% है, 4.2%, राइट। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द GDP, अगर हमारी GDP 100 रुपये की है ना, तो उसमें से 4 रुपये का हमारे पास इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो रहा है, इतना 4% ही। ये GDP के हिसाब से मेजर किया जाता है। ग्लोबली ये काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम विश्व के स्तर पर देखते हैं तो दिस इज़ टू मच, दिस इज़ वेरी हाई। ग्लोबली हम 7% की बात कर रहे हैं। नाउ दिस डेटा इज़ रेलिवेंट फॉर मेंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, ये ना कुछ ऐसा जनरल डेटा होता है जो आपको अलग अलग जगह इस्तेमाल करना पड़ता है, नॉट नेसेसरली कि आपका इंश्योरेंस का ही सवाल आएगा तब। फिर एक चीज़ होती है इंश्योरेंस डेंसिटी। अगर हम इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं तो ये रहा है कुछ $91 के आसपास। बेसिकली जो प्रीमियम टू पॉपुलेशन, इंश्योरेंस के तो प्रीमियम भरे जाते हैं ना, प्रीमियम टू पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे, दैट इज़ आर इंश्योरेंस डेंसिटी। ग्लोबली ये काफ़ी ज़्यादा है, $874 रहा था। इंडिया इंश्योरेंस के बिजनेस में 10th नंबर पे आता है ना। हमारा मार्केट शेयर 1.85% का रहा था। हमारे नंबर ऑफ़ इंश्योरर्स जो रजिस्टर होते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए थे, 2000 में 6 से लेकर 70 हुए थे। तो ये नंबर हैं, चेंज होते रहते हैं, बट दीज टू डेटा आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। अगर हम बात करें तो इंडिया में देखो अलग अलग टाइप का होता है ना, कार का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया में मोस्टली अगर आप देखोगे 76% हमारा लाइफ इंश्योरेंस है ना। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस ग्लोबल लेवल पर 43.7 है। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस को वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है। इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक 1938 का एक्ट है कि देश में बीमा को भी कौन
फंक्शनिंग वगैरह कौन देखेगा, कौन रेगुलेट करेगा, है ना, इंश्योरर की, उसकी पॉलिसी होल्डर कौन होंगे, शेयर होल्डर। फिर हमारे पास एक अथॉरिटी है IRDAI, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। तो उसका एक एक्ट था 1999 का, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट पास करके बनाया जाता है। उनका काम होता है देश में पूरा इसकी ग्रोथ पे, रेगुलेशन, प्रमोशन पे काम करना। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, उनके पास एक इंश्योरेंस का डिवीजन भी है। वो इंश्योरेंस एक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस, IRDA, एक्चुअरीज वगैरह में इन सब की पॉलिसीज़ बनाता है। एक्चुरियल साइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो एक्चुअरीज बेसिकली क्या होते हैं, इसका हमारा एक्ट जो 2006 वाला है ना, ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क था जिसमें हम लोग एक्चुरियल प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो ACTUARIAL। एक्चुरियल के अंदर जनरली क्या होता है ना, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस के ऊपर काम किया जाता है। आप लोगों का कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह पे जनरली काम कर रहे होते हैं। तो आई हैव ए फ्रेंड, तो मुझे उससे पता चला था। तो बहुत एडवांस मैथमेटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, है ना, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं किस तरह की, उन सबको कैलकुलेशन किया जाता है। तो बहुत रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, है ना, लाइफ इंश्योरेंस की एंड ऑल दिस थिंग्स। और इनको एक्चुअर बोलते हैं। एक्चुअली जो होता है वो पूरी इन चीज़ों का एनालिसिस करेगा, एसेस करेगा पोटेंशियल इवेंट क्या है, फिर बिजनेसेस को, क्लाइंट्स को उनकी पॉलिसीज़ बनाने में मदद करेगा ताकि उसका कॉस्ट ऑफ द रिस्क कम हो सके, है ना। और इंश्योरेंस एजेंसीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी जिन्होंने ये पूरा एनालिसिस किया, उन्होंने कुछ इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए और इश्यूज़ के बेसिस पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। तो एक चीज़ होती है माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। उस सेक्टर में उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टॉलमेंट बहुत कम जाते हैं यहाँ पर, है ना, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है और कोई बिजनेस मॉडल हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण इंटरमीडिएट ज़्यादा आएंगे। इंटरमीडिएट मतलब जैसे आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने के लिए एक इंटरमीडिएट चाहिए। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है, यूट्यूब, ये इंटरमीडिएट्स हैं। लेकिन भारत में इंश्योरेंस को लेकर के ना बड़ा बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा माइक्रो इंश्योरेंस में। तो हमारे पास ऐसे इंटरमीडिएट्स कंपैरेटिवली नहीं है। फिर लोगों को ना इंश्योरेंस को लेकर के ना जागरूकता भी नहीं है। तो हमें अच्छे माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे मार्केट में, तब जाकर के हम इस पर काम कर पाएंगे। उसके लिए हमको जो हमारे छोटे और जो नीश प्लेयर्स होते हैं, नीश का मतलब आप यहाँ पर एक्सपर्ट और जो उस जगह पर लंबे समय से काम कर रहे हो वो मान सकते हो, उनको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। एक होती कंपोजिट लाइसेंसिंग। कंपोजिट का मतलब सारे एक साथ, ओवरऑल। तो IRDAI जो है ना वो कंपोजिट लाइसेंसिंग अलाउ नहीं करता, ठीक है, कि भाई लाइसेंस का, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सारे के सारे एक के अंडर, उसका लाइसेंस एक में अलाउ नहीं होता। तो अगर हम भारत में कंपोजिट लाइसेंसिंग अलाउ कर देंगे ना कि भाई सारे तरह की चीज़ें, तो उसमें क्या होगा कि हमारे ना बहुत सारा पैसा बच जाएगा और दुनिया भर की जो मशक्क़त हमको करनी पड़ती है इस लाइसेंस के लिए अलग, उसके लिए अलग, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, रीच और अवेयरनेस इंक्रीज़ हो पाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी कि 30% जो हमारी देश की जनता है, पॉपुलेशन है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। ऑलराइट, तो हमको ऐसे सिंपल और स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस लेके आने पड़ेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट के पास बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की जो कंपनीज़ हैं, अब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि अपने वो खुद के वो उनके कोविड के टाइम पर इतने सारे लॉस हो गए थे कंपनीज़ के, क्योंकि कोविड के टाइम पर इतने लोगों की डेथ हुई तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत कुछ पे करना पड़ा था। तो उनको स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन दिया गया कमेटी के द्वारा। गवर्नमेंट की खुद भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, उसमें कभी कभी डिले हो जाता है ना, क्लेम सेटल नहीं हो पा रहा होता, उनके प्रीमियम रेट्स हाई लगते हैं लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें। अब देखो, कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस में जाएगा, भाई मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार वालों को, है ना, उसके नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स को कुछ पैसा मिलता है। अब वो चीज़ों में लोग इंटरेस्टेड होते भी हैं क्योंकि भाई उनको लाइफ इंश्योरेंस में पहले उन्होंने बहुत सारा प्रीमियम दिया था, बट व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द क्लेम कि हमारा पैसा दो, तो सरकार और ये गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत टाइम लगता है। उससे क्या होता है कि दूसरे वाले लोगों को बताते हैं यार हमने लिया था यार उस स्कीम से और हमको तो बहुत टाइम लग गया, इन्होंने इतना दिया, इतना नहीं दिया, इतना प्रूफ मांगे, ये मांगा, वो मांगा। तो दूसरे वाले व्यक्ति को लगता है कि यार बड़ा पंगा रहेगा, लेट मी गो फॉर अनदर स्कीम और अनदर कंपनी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना उनमें इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ी से किया जाए, क्लेम्स वगैरह में, है ना, पेमेंट वगैरह में समय ना लगे। ये कुछ मेजर इश्यूज़ के साथ उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। उसके अलावा भी कुछ उन्होंने कहा था कि लोगों में जागरूकता नहीं है, तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, है ना, मास लेवल पर लोगों को जागरूक किया जाए और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा एक कैंपेन था, वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया चलाता है ना, उस तरह के सक्सेसफुल कैंपेन्स रन कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस के जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए एक ओपन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे पेनिट्रेशन बढ़ेगा देश के अंदर। देन GST के अंदर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो GST वगैरह लगता है ना,
तो वो 18% है। तो इसके कारण प्रीमियम का बर्डन लोगों पे बढ़ जाता है, तो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कंपैरेटिवली नहीं लेते हैं। फिर कभी कभी जैसे उद्गम जो पोर्टल है हमारा, आरबीआई का जो उद्गम पोर्टल है, उसमें पता चला था कि बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स भी हैं, है ना, तो उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है अभी गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न फंड में। तो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आरबीआई को गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ का कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो दीज आर सम रिकमेंडेशंस, बट आई थिंक अगर आप इतना भी सेक्टर वाइज भी करके कहीं अगर क्वेश्चन आएगा ना, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ओवरऑल एक जनरल सेक्टर का क्वेश्चन बन के आएगा कि इंश्योरेंस को लेकर के। आई डोंट थिंक ऐसा कभी आया भी है इंश्योरेंस का पुराना, बट अगर आएगा तो एक सिंपल ही आएगा कि भाई इंश्योरेंस, या फिर कोई स्कीम के ऊपर आएगा, गवर्नमेंट किसी स्कीम को बना रही होगी तो उस पर गवर्नमेंट यूपीएससी विल फ्रेम ए क्वेश्चन इमीडिएटली कि चलो ठीक है, मेंस में इंश्योरेंस की स्कीम पर ही सवाल बना के दे देते हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है उसको कवर करने के लिए आपका, है ना। और प्रीलिम्स में आते हैं ये चीज़ें, वो यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि एक्चुअली साइंस का जो एक्ट है क्या वो इंश्योरेंस से कनेक्ट होता है या फिर ये इस किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये भी सवाल बन सकता है। इट वर्क्स लाइक दिस ऑल्सो, ईजी टॉपिक। इन आर नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया। तो आरबीआई ने कुछ कार्ड नेटवर्क को बोला था कि आप जो ये अनऑथराइज्ड पेमेंट्स है ना अपने बिजनेस कार्ड से, इनको थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए। अभी कार्ड नेटवर्क्स क्या हैं आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो यू हैव सीन दिस मास्टर कार्ड्स, है ना, वीज़ा कार्ड्स, ऑल दीज कार्ड्स, यही सब होते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, यही सब होते हैं हमारे बिजनेस कार्ड्स। तो ये ऑथराइज्ड है ना। जो रुपे है ये इंडिया का खुद का इंडिजिनस पेमेंट नेटवर्क है जिसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो जापान का जो क्रेडिट ब्यूरो है ना उसने, और डिस्कवर फाइनेंस सर्विसेज जो यूएसए का है, इन्होंने मिलकर के एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप की थी रुपे कार्ड के लिए। डेबिट कार्ड के सेगमेंट में रुपे कार्ड डोमिनेट कर रहा है, 65% मार्केट शेयर रुपे के पास आ चुका है, 700 मिलियन कार्ड्स हैं मार्केट में। वीज़ा और मास्टर कार्ड क्रेडिट के मामले में डोमिनेट कर रहे हैं, 90% हमारा क्रेडिट कार्ड का मार्केट जो है वो वीज़ा और मास्टर कार्ड के पास है। तो एनपीसीआई का ओरिजिन हुआ था जो हमारा पेमेंट सिस्टम एक्ट है, पेमेंट सेटलमेंट जो एक्ट था हमारा, उसके तहत। तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था एनपीसीआई, ओके। एंड इसमें जैसे हमारा आईएमपीएस हो गया, एनएसीएच हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट, यूपीआई, ये सब एनपीसीआई के थ्रू आते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब ज़रा देखते हैं कि आरबीआई ने बोला कि बहुत सारे कार्ड पेमेंट जो हो रहे हैं ना वो केवाईसी नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर में क्या होता है कि आप कस्टमर की जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का ना वेरिफिकेशन करवा देते हो। आप सबका केवाईसी हुआ होगा, जो भी लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। तो पेमेंट करते हैं आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की कार्ड्स के थ्रू करते हैं, है ना, कार्ड्स के थ्रू आपको बैंक, मर्चेंट, कस्टमर को कनेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि बिज़नेस वाले जो परचेज़ वगैरह करते हैं ना उसके लिए बैंक उनसे एक छोटा सा एक अमाउंट ट्रांजैक्शन का चार्ज करता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कार्ड को इशू करने वाले जो बैंक्स होते हैं ना वो टॉपिकली उनके पास एक चॉइस होती है वो कौन सा कार्ड इशू करेंगे। जैसे आप अगर बैंक के पास जाओगे, क्रेडिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड लेना है, तो बहुत हद तक ये चीज़ बैंक डिसाइड करेगा कि वो वीज़ा का आपको देगा, मास्टर कार्ड का देगा, रुपए का देगा। तो अगर आपको लगता है कि आप, जैसे रुपए का जब कार्ड स्टार्टिंग में आया था ना तो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर रुपए कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, तो ये कंप्लेंट जा रही थी गवर्नमेंट के पास बार बार घूम घूम करके कि रुपए कार्ड बहुत जगह पर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो लोग क्या करते थे, बैंक के पास दोबारा जाकर रिक्वेस्ट करते थे कि आपने रुपए दिया था बट गिव मी डिफरेंट कार्ड, मुझे मास्टर कार्ड या वीज़ा दीजिए, उसी की पेमेंट एक्सेप्ट हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने उस पर फिर अपडेट किया। तो बहुत हद तक बैंक डिसाइड कर रहा होता है इस चीज़ को। आरबीआई ने बोला था कार्ड इशूअर्स को कि भाई 1 अक्टूबर 2023 से ये ऑप्शन होना चाहिए कस्टमर के पास, वो चूज़ करे कि उसको वीज़ा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए या फिर रुपए चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब रेगुलेशन को अगर बात करते हैं तो इसमें आरबीआई प्राइमरी रेगुलेटर है इन चीज़ों को लेकर के। एंड गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन था 2007 वाला जो अपना एक्ट है पेमेंट वाला, उसी में पेमेंट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी कि किस तरीके से पे कौन करेगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, है ना। तो पेमेंट सिस्टम में हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस, मनी ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट ये है इस डेफिनेशन में स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं की गई है। सो दिस पेमेंट्स सेटलमेंट सिस्टम इज़ डिफरेंट। स्टॉक एक्सचेंज वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो बस इस इन्फॉर्मेशन में यही सब चीज़ें थी। आरबीआई ने कहा था कि जो बिजनेस वगैरह हो रहे हैं इनको उतना ऑथराइज नहीं, बहुत सारी अनऑथराइज पेमेंट्स की जा रही हैं, इसके कारण बहुत सारे फंड आते हैं जो कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं बट दे आर नॉट ऑथराइज, उन पर काम किया जाए। तो इट वॉज अ स्मॉल ईजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको बहुत हद तक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस टॉपिक में। सवाल प्रीलिम्स में ज़्यादा आएंगे यहाँ से।
3.5 में वी विल टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की कमेटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, एक इवैल्यूएशन किया था स्मार्ट सिटीज़ मिशन का। स्मार्ट सिटीज़ मिशन का जो प्रोजेक्ट था ये 2015 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग 100% फंड। ओके, वहीं पर जब सेक्टर स्कीम होती है कोई, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स 100% फंडिंग। ठीक है, एक सिंपल डिफरेंस तो ये होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, देश में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है ना। वी नीड क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस लेके आएंगे, उसके लिए हम लोगों ने 100 शहर चुने थे, 5 सालों का टाइम पीरियड रखा गया था, है ना। और कंप्लीशन को रखा गया था कि 2015 के बाद फिर हम 2019 से 23 तक कर देंगे, बट अब 2024 तक उसको जून तक एक्सटेंड किया गया है 100 शहरों के लिए। फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उसमें, है ना। तो 5 साल के लिए कुछ 48,000 करोड़ का रखा गया था, यानी कि पर सिटी पर ईयर हम 100 करोड़ के आसपास तक उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा फिर म्यूनसिपल बॉन्ड वगैरह से पैसा निकाला जा सकता है, गवर्नमेंट के दूसरे प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ वगैरह से पैसा लिया जा सकता है। एंड प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाने की बात की गई थी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इनोवेशन भी आता है, एफिशिएंसी भी आती है, मल्टीपल डेवलपमेंट हैपन्स। कोर एलिमेंट क्या है स्मार्ट सिटी के, हमने कम्युनिटी को सेंटर में रखने की कोशिश की थी, बिकॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या होता है ना, द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बिकम्स ईजी एंड कम्युनिटी कैन टेल यू कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज़ द बॉटम अप अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच कहाँ पर यूज़ होती है, मोस्टली नीति आयोग यूज़ करता है इंडिया में, है ना। पहले प्लानिंग कमीशन किस पे था, टॉप डाउन पे। तो कोशिश ये करेंगे कि कम इनपुट दे करके, है ना, यानी कि लेस इनपुट से वी वांट मोर आउटपुट। दिस वाज द मेन थिंग। तो सस्टेनेबल तरीका ऐसा ही होगा। एंड जब फेडरलिज्म की बात आएगी तो वी वांट कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस द स्टेट गवर्नमेंट बोथ टू वर्क टुगेदर। अब हम स्मार्ट सॉल्यूशंस पे काम करने वाले हैं, तो वी नीड टू ब्रिंग मोर इनोवेशन। और इनोवेशन के साथ ना कभी कभी सस्टेनेबिलिटी का खतरा होता है, बट वी नीड टू ब्रिंग समथिंग विच इज़ इनोवेटिव एज वेल एज सस्टेनेबल। ऐसे मेथड्स लेके आना पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि वी टू टेक लेवरेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हर चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वेदर इट इज़ सर्विस वाली टेक्नोलॉजी है, वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ। एंड देन देर इज़ कन्वर्जेंस, सभी सेक्टर्स को एक जगह लेके आना ना, डिफरेंट सेक्टर्स ऑल कमिंग टुगेदर, ऑल वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा बेसिक था हमारा। प्रोग्रेस में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ना जो भी शेयर था उसमें से 86% रिलीज़ किया था दिसंबर 2023 तक। 45 स्मार्ट सिटीज़ को 100% फंडिंग मिली थी, सिर्फ 28 सिटीज़ को 100% मिली थी अपने शेयरिंग से, अपने स्टेट से। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। दिसंबर 2023 तक 7,970 प्रोजेक्ट्स लिए गए थे स्मार्ट सिटीज़ के द्वारा, और उसमें से 6,419 कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, ये कुछ डेटा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है, दिस इज़ रेलिवेंस मोर नाउ विद योर मेंस। शुरुआत में जब आया था तब ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। मूविंग अहेड, तो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है स्मार्ट सिटीज़ मिशन की। इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर ना एरिया के ऊपर बेस्ड डेवलपमेंट की जा रही है। रेट्रोफिट करना, रीडेवलप करना, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि हम नए एरिया में नई चीज़ें भी क्रिएट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि ब्राउन फील्ड मतलब पुरानी जगह पे कुछ क्रिएट करना, कि ब्राउन फील्ड में कुछ होगा ही नहीं, वो भी होगा, है ना। सिटी को इम्प्रूव करेंगे। रेट्रोफिटिंग का मतलब एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया पे, है ना, 500 एकड़ से ऊपर सिटी को रिन्यू करने की कोशिश करेंगे, रीडेवलप करेंगे, है ना, कुछ नए लेआउट लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे 50 एकड़ के एरिया पर। और उसके बाद सिटी एक्सटेंशन, तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे स्मार्ट सॉल्यूशन से। कोई खाली एरिया होगा वहाँ पर कुछ क्रिएट करेंगे, इनोवेटिव प्लानिंग, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग समथिंग। पैन सिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिटी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने की कोशिश की जाएगी स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ। इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या होता है, यू कैन कॉल इट अ ग्रुप ऑफ पीपल ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। ऐसा कोई गाड़ी नहीं होती है, तो जनरली कोई बॉडी बनाई जाएगी, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक्सपर्ट पीपल होते हैं, तो उनका काम होगा अप्रेजल देना, अप्रूवल देना, फंड वगैरह रिलीज़ करना, है ना। और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको क्रिएट किया जाएगा। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे उनकी 50-50 ओनरशिप होने वाली है। देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाएंगे, उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, जो हर चीज़ पर निगरानी रखेगा ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो जब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है ना, फीडबैक लूप क्रिएट किया जाता है, देन इट हैपन्स कि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो पाता है।
इस प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे मिशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले थे ना। प्रोजेक्ट में वेरिएशंस बहुत आए थे। शुरुआत में जब चीज़ें स्टार्ट की गई थी तो उसमें मॉडिफिकेशन आए प्लानिंग के अंदर, जिसके कारण जब मॉडिफिकेशन होते हैं ना, उसके कारण ऑन ग्राउंड जब इम्प्लीमेंटेशन चेंज होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया, फिर वो इंप्लीमेंट हो रहा है, फिर आपने बीच में बदल दिया, है ना। तो रेगुलेट कौन करेगा, उस बात को लेकर चैलेंजेस थे। पैसों की दिक्कत आई थी बीच में। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोग्रेस, तो बहुत सारा फंड ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन बहुत सारे जगह पर 50% के आसपास ही फंड मिल पाया है। तो जब पैसा पहुंचेगा नहीं तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, फिर अगेन डिले। इंटरसिटी डिस्पैरिटी हुई है, यानी कि एक शहर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, दूसरे सिटी के अंदर बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एवरेज 6% इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। 20 बेस्ट में 47 हैं जो बॉटम 20 हैं उसमें। तो ये डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी आई है, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम। मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है। मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड बनाया था, कंट्रोल सेंटर, बट स्टिल इवन आफ्टर दैट द मॉनिटरिंग हैज़ नॉट हैपन प्रॉपरली। क्रॉस लर्निंग, जैसे सिस्टर सिटीज़ में क्या होता है कि दो देश एक दूसरे से सीखते हैं शहर। तो चेन्नई को हम लोगों ने, जो चाइनीज़ सिटी है ना चोंगकिंग, उसके सिस्टर सिटी बनाया था कि दोनों एक दूसरे से सीख करके अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो इसको क्रॉस लर्निंग हो नहीं पाई है। द मेथड इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड वेल। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था स्पेशल पर्पस व्हीकल का, उसमें जो CEOs वगैरह होते थे उनके ट्रांसफ़र बड़े फ्रीक्वेंट होते रहे हैं। तो कोई एक CEO आता है, एक प्लान लेके काम कर रहा होता है, मे बी उसका कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो बदल दिया जाता है। तो उनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं हो पाई। तो इसलिए जब ये रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ रिकमेंडेशन दिए गए। तो उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के लिए ना मास्टर प्लान बना लो, एक काम कर लो, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर को बोला कि यू स्पेयर हेड द प्लानिंग। यू स्पेयर मतलब यू टेक चार्ज एंड यू गो हेड विद द स्पेयर हेडिंग, है ना। जस्ट फिगर आउट एंड स्टार्ट वर्किंग इनटू दिस। उसमें आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने की कोशिश करो। देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो जब देखा था कि भाई CEOs का टेन्योर बहुत बार बार चेंज हो रहा है, तो ब्रिंग अ मिनिमम फिक्स टेन्योर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बेहतर करो। अगले फेज़ पर काम किया जाए, है ना। अगले फेज़ के लिए असेसमेंट करवाओ पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, उसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाओ, ओके। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर ही फिर नेक्स्ट फेज़ को लॉन्च कर दो। और नेक्स्ट फेज़ में आप Tier 2 सिटीज़ को टारगेट करो, जो मेन सिटी के 50 से 100 किलोमीटर के आसपास लोकेटेड हैं। पैन सिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशंस लेके आओ। अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, उनकी क्षमता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ प्रॉब्लम ये होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैपेसिटी नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं होते हैं। अब ये जो हम लोगों ने कंट्रोल सेंटर बनाया था, इसमें सर्विसेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर हेल्थ, इंटरनल सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, है ना, इन सबको इनेबल करने की ज़रूरत है, तब जा करके प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी। तो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं बेस्ड ऑन द इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड, एंड इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। स्मार्ट सिटीज़ मिशन डन। टॉपिक नंबर 3.6 में हम लोग PM मित्र स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो जनरली कपड़ों के बारे में बात की जाएगी ना, वस्त्र, फाइबर, मशीन, उसका उत्पाद, कपड़ा, परिधान वगैरह, जो डिज़ाइन उन सबको लेकर के। तो एक रिपोर्ट आई थी कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स के द्वारा कि ये जो स्कीम है और उसके रिवाइवल के कैसे कैसे एफर्ट रहे थे। थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वो था कि हम लोगों को मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, जिसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होती है, इनका मतलब होता है कि थिंग्स आर ऑल प्रिपेयर। जैसे USB होता है ना, USB इज़ अ प्लग एंड प्ले फीचर। यू जस्ट आप USB को सीधा डिवाइस में लगाओगे, वो डायरेक्टली फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा। उसी तरीके से इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाएंगी विच विल बी प्लग एंड प्ले। तो पूरा का पूरा वैल्यू चेन पे काम करेंगे, जहाँ पर हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। इंस्पिरेशन मिल रही है 5F विजन से। 5F विजन क्या है? फार्म से फाइबर, वहाँ से फैक्ट्री, वहाँ से फैशन और वहाँ से फॉरेन। यानी कि वी आर प्रोड्यूसिंग एंड देन वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। पूरा का पूरा मार्केट हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक डोमिनेटिंग फैक्टर में लेके जाना है ना, ग्लोबल चैंपियन बनाने की कोशिश की जाएगी। फीचर कैसे होने वाले हैं? तो हम लोगों को मिनिमम एस्टिमेटेड एरिया होगा जो पार्क का, वो होगा 1000 एकड़ का। अब पार्क का मतलब क्या? जैसे फूड पार्क बनते हैं, अगर आपने सिटीज़ में देखे होंगे फूड पार्क वगैरह, तो एक एरिया गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर देती है। उस एरिया के अंदर ना बहुत सारी शॉप्स लग जाती हैं खाने वाने की, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह का हो जाता है। तो वैसे ही फूड टेक्सटाइल डेवलप करने के ना पार्क्स बनाए जाएंगे। तो उसमें वैल्यू चेन होगी, वहाँ पर स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, ये सब। अभी दोनों जगह हो सकते हैं, ग्रीन फील्ड भी, ब्राउन फील्ड भी। मैंने आपको समझाया था ना प्रीवियस टॉपिक में। ब्राउन फील्ड मतलब वहाँ पर ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग वगैरह बनी हुई होगी, उस बिल्डिंग को आप यूटिलाइज़ कर लोगे। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया यू विल बी क्रिएटिंग न्यू,
ठीक है, और यहाँ पर आप यूटिलाइज करते हो ऑलरेडी मेड को। तो ये डिफरेंस होता है ब्राउन फील्ड और इसमें न्यू फील्ड में, ग्रीन फील्ड में। स्पेशल पर्पस व्हीकल मैंने जस्ट प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगे। सपोर्ट कहाँ से आएगा पैसों का? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देगा 800 करोड़ के आसपास, है ना, ग्रीन फील्ड के लिए, और 500 करोड़ देगा ब्राउन फील्ड के लिए। देन देयर विल बी डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट। अभी ये आपको याद तो नहीं करना है, बट थोड़ा एक बार सुन लो, ठीक है। तो 30% का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह होगा वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए जाएगा। तो ये डिवाइड किया हुआ है ना। DCS लगेगा 30% का, और उस 500 करोड़ के ऊपर, है ना, ये ऑफर किया जाए। डू नॉट गेट इनटू दिस टेक्निकल डिटेल। आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 800 करोड़ देगा ग्रीन फील्ड के, 500 करोड़ देगा ब्राउन फील्ड के। दिस मच इज़ इनफ, जो आप एक्चुअली एग्जाम में लिख भी पाओगे। कमर्शियल डेवलपमेंट एक एरिया होगा जहाँ 10% पार्क का, जहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल होगा, यानी कि इस वाले एरिया के अंदर फाइनेंसिंग नहीं की जाएगी, वो इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि वहाँ पर फाइनेंसिंग ऑटोमेटिकली काम कर रही होगी, अपने आप ज़्यादा पैसा आएगा वहाँ पर। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा, है ना, 300 करोड़ रुपए का पर पार्क का, तो स्केलिंग के लिए, है ना, साइज इंक्रीज करने के लिए। 7 PM मित्र पार्क्स का अप्रूवल मिला है, ठीक है। ग्रीन फील्ड का उत्तर प्रदेश में है, गुजरात के नवसारी में है, महाराष्ट्र के अमरावती, कर्नाटक के कलाबुर्गी, तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, मध्य प्रदेश का धर। तो डिफरेंट है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड, ऐसे 2 हमारे पास ये ब्राउन फील्ड के हैं और बाकी हमारे पास ग्रीन फील्ड के हैं। तो इनके अप्रूवल्स मिले हैं हमें। रिकमेंडेशन है ये कि स्कीम को इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी जो है ना उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। तो इस इंडस्ट्री को पूरा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ना हमें जो पॉलिसी है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आप होलसम देख सकते हो उसको, है ना। तो हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस लेके आनी पड़ेंगी, है ना। और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है कि उस एरिया को मित्र पार्क बनाओगे, उस प्रोसीजर को थोड़ा डेवलप किया जाए, है ना, ताकि स्पीडी रिकवरी हो सके इस पूरे के पूरे सेक्टर की। SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने के लिए उसमें डिले देखने को मिले थे पहले, तो व्हाट वी कैन डू कि उसमें डिले ना हो। जो भी 7 अप्रूव हुए थे उसमें से सिर्फ गुजरात और UP इन्होंने अभी तक अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए हैं। टैक्स को थोड़ा सा हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना, एंड जिसमें कि हम लोग रिइंबर्समेंट वगैरह दे सकते हैं। जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पर थोड़ा रैशनलाइज करके हम लोग उसमें वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेशल इंसेंटिव दे सकते हैं जिससे कि महिला जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करें। एंड उसके लिए जो पावरलूम सेक्टर है पूरा का पूरा, इसमें हमको इंडियन टेक्सटाइल को फ्रेगमेंटेड से इंटीग्रेटेड लेके जाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है, फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू इंटीग्रेटेड। तो टुकड़ों में बटा हुआ है, पूरे को आपस में जोड़ देना है ताकि चीज़ें डिवाइडेड ना हो, चीज़ें होलसम बन जाए, है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इनफैक्ट ये भी एक कीवर्ड ही है, जो ये 5F है ना यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड। ये आंसर राइटिंग के ना कीवर्ड्स होते हैं, ये आपके आंसर में एक एज क्रिएट करते हैं, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं इन चीज़ों से अगर आप ये लिखते हो। तो इस तरह के 400+ कीवर्ड्स हैं। नीचे ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल टॉपिक है हमारा ये गवर्नमेंट स्कीम का। स्कीम के टॉपिक अगेन दोनों जगह आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, बोथ प्लेसेस दे कैन बी आस्क्ड। इंटरव्यू में जनरली स्कीम्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है। हाँ, कोई आपके इंटरव्यू में आपने जो डैफ भरा होता है, डैफ से कुछ मैच कर गया तो पूछ लेते हैं, बट ये चीज़ ऐसी होती है कि प्रीलिम्स में और मेंस में इसकी टेस्टिंग हो जाती है। इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। सिंपल टॉपिक था ये भी। 3.7 में फिर एक स्कीम के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के बारे में तो पहले सुना ही होगा, मत्स्य संपदा योजना 2020 की। तो पहले इसी को जान लेते हैं, उसके बाद हम ये नई वाले के ऊपर चलेंगे। तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जा रही थी, किस तरह से हम लोग अपने फिशरी सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो अम्ब्रेला स्कीम है, इसके नीचे 2 हैं, एक सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेक्टर और स्पॉन्सर मैंने आपको पहले भी बताया था। सेक्टर वाले के अंदर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्पॉन्सर्ड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो 5 साल का टाइम पीरियड था 2020 से 2024-25 तक का, और इसमें 20,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए थे। टारगेट ये था कि जो हमारा फिशरीज़ का प्रोडक्शन है उसको 22 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जाना है हमें, है ना। और फिशरी सेक्टर को एग्रीकल्चर में और इंक्रीज़ करना था 9% तक, है ना। एक्सपोर्ट की अर्निंग को हमें 1 लाख करोड़ तक लेके जाना था 2024-25 तक। ये डिफरेंट हम लोगों ने टारगेट्स रखे थे। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को। एक बार नाम देख लो, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना।
ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, ऑलराइट। तो ये मत्स्य संपदा का ही एक पार्ट है। इसमें हम क्या करने वाले, हम लोग अनऑर्गेनाइज फिशरीज़ को फॉर्मलाइज करेंगे, उनको पैसा वगैरह दिलवाएंगे, है ना, और उनको एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के लिए इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना, वैल्यू चेन एफिशिएंट बनाएंगे। फंडिंग इसमें 6,000 करोड़ की आएगी, जिसमें से 50% आएंगे हमारे पब्लिक जैसे फाइनेंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा, है ना, 50% आएगा प्राइवेट सेक्टर से। तो गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है। कब कब के लिए है ये? 2023 से 2026 तक का टारगेट है, 4 साल का, 26-27 का। किस किस के लिए है? कोई फार्मर, फिशर, है ना, फिश वर्कर एक्वाकल्चर में काम कर रहा हो, और MSMEs, कोऑपरेटिव फेडरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FFPOs, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और भी जो इस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के बेनिफिशरीज में काउंट होता होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सबके लिए ओपन है, काफ़ी वाइड इसका वाइड सेक्टर रखा गया है इसका। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 अलग अलग कंपोनेंट्स में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसमें किस तरीके से इसका इंश्योरेंस पे काम किया जाएगा, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे 1 लाख हेक्टेयर का एक्वाकल्चर फार्म के ऊपर काम करें। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, विमेन बेनिफिशरीज वगैरह को इंसेंटिव मिलेगा 10% तक का, ऑलराइट। फिर सेक्टर वैल्यू चेन पे काम करेंगे, उसके बाद इसके प्रोडक्ट सेफ्टी पे काम करेंगे, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स पे। तो सेगमेंट्स में काम करने वाले हैं, डिफरेंट स्टेप्स में। इट्स ब्यूटीफुल वे टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। एक डेटा बैंक भी देख ही लेते हैं, है ना। अगर हम सी फूड की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया में 2022 में 7,759 मिलियन $, का सी फूड हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, और ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के मामले में हम 4th लार्जेस्ट हैं, प्रोडक्शन में 3rd लार्जेस्ट हैं, एक्वाकल्चर में हम लोग 2nd लार्जेस्ट हैं। तो इंडिया का पोजीशन काफ़ी अच्छा है व्हेन इट कम्स टू द फिशरीज सेक्टर, एंड वी वांट टू डेवलप दिस मोर फर्दर। तो फ़ायदा क्या होने वाला है? बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइज हैं, लगभग 6.5 लाख, है ना, लगभग 5,500 फिश कोऑपरेटिव्स वगैरह, उनको सपोर्ट मिलेगा। फिशरीज डेवलपमेंट जो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ वगैरह क्रिएट करने में मदद मिलेगी, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, अच्छा वैल्यू चेन इंप्रूव होने वाली है ना। 1.7 लाख नए जॉब्स आएंगे, है ना। 75,000 वुमेन पे फोकस किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकम बढ़ेगी, लोगों की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम। उसका जो सब स्कीम बनाया गया है 6,000 करोड़ के अंदर 2027 तक के लिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो स्कीम के अंदर सब स्कीम आई है, और मत्स्य संपदा योजना इंपॉर्टेंट है। ये GS3 में आपका एक टॉपिक की रेलेवेंस है इसमें, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो स्कीम के अंदर स्कीम बन रही होती है तो ऐसे जनरली UPSC पूछ लेगा, और खास करके कोई स्कीम जब आपकी सेक्टर और सेंट्रल दोनों स्पॉन्सर्ड दोनों में होती है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में दे देंगे कि इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इट्स अ सेंट्रली सेक्टर, और तीसरा ऑप्शन दे देंगे बोथ। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, बोले यार अगर सेक्टर होगी तो फिर स्पॉन्सर्ड कैसे होगी, है ना। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसमें चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। कुछ चीज़ों में वो स्पॉन्सर्ड है, कुछ चीज़ों में वो सेक्टर में है। तो इसलिए प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों किसकी रेलेवेंस है। मेंस में इसलिए क्योंकि एक अम्ब्रेला स्कीम है मत्स्य योजना, उसके अंदर और भी स्कीम्स आ रही हैं। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Now we have a beautiful topic which has relevance in both, all three, मतलब prelims, mains, interview सब में इसका relevance है। वो है हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर इन इंडिया। कुछ गाइडलाइंस आई थी, जो MRP होता है हमारा PN के फर्टिलाइज़र्स का, है ना, एक पॉलिसी के तहत, उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स ने कुछ निर्देश, कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। तो इन गाइडलाइंस के तहत गवर्नमेंट ने ना इन सबको NBA सपोर्ट के अंदर लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल्स होने चाहिए। तो NBS स्कीम के तहत जो इनका MRP होता है ना, वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाना चाहिए, है ना, और फिर इंडिविजुअल कंपनीज उनको सेल करती हैं। तो पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। देखो नाम को पढ़ने की कोशिश करो कि सब्सिडी दी जाएगी लेकिन वो न्यूट्रिएंट के ऊपर बेस्ड होगी। इसी बात को लेकर के एक नीति बनाई गई है। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को 2010 में लेके आती है ताकि कि देश के अंदर जो हमारे किसान हैं उनको खाद, जो हमारा फर्टिलाइज़र मिलेगा ना, वो सब्सिडाइज प्राइस पे मिल सके। सब्सिडाइज प्राइस का मतलब क्या हो गया कि यानी कि अगर एक खाद का जो मान लो कट्टा आता है ना, बड़ा सा पैकेट 50 किलो का, तो उसकी कीमत अगर 1,000 रुपये होती है तो किसान को 1,000 महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये किसान के लिए 800 रुपये का पड़ जाए, तो सब्सिडाइज रेट पर होगा। इट्स अ नाइस वे टू किसानों के लिए, क्योंकि महंगा पड़ता है 1,000, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि इसका यूटिलिटी बढ़ जाए।
तो उन्होंने सब्सिडाइज प्राइस पर लाने की कोशिश की थी कि हम लोग उसमें ये देंगे, सब्सिडी देंगे, और इम्प्लीमेंटेशन टाइम रखा था 2025 से 2026 तक का। किस बेसिस पर किया जाएगा? 1985 का एक फर्टिलाइज़र ऑर्डर था और हमारा 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है ना, उसके तहत। तो उसमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस होगा जिसको आप फर्टिलाइज़र बुला सकते हो, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 25 ग्रेड्स हैं हमारे पीएन के फर्टिलाइज़र्स के, जिसमें डैप बहुत इंपॉर्टेंट, डैप आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोप, मैप, है ना, ट्रिपल सल्फर, सल्फर, ये अलग अलग टाइप्स हैं, ग्रेड्स हैं। तो गवर्नमेंट ने इनकी सब्सिडी वगैरह फिक्स की हुई थी उनके न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर, कितना उसमें नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फेट है, कितना पोटाश, कितना सल्फर होता है। गवर्नमेंट इस पर काम करती है इस तरह से। सब्सिडी के रिकमेंडेशन जो होते हैं वो सब न्यूट्रिएंट के हिसाब से आते हैं, है ना, और ये फाइनेंशियल, ये साल के शुरुआत में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के द्वारा। व्हाट इज़ दिस यूरिया स्पेस सब्सिडी पॉलिसी? एमआरपी जो यूरिया का होता है वो फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूरिया भी अपना फर्टिलाइज़र ही होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो किसान को मिल रहा होता है ना, अब पहले क्या हुआ करता था ना कि मान लो 1000 रुपये की चीज़ होती है, ठीक है, किसान को 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो किसान क्या करेगा, किसान 1000 रुपये पे कर देगा, फिर बाद में किसान को सब्सिडी मिलेगी तो उसको 200 रुपये बाद में वापस हो जाते हैं, तो किसान को पड़ा 800 का। गवर्नमेंट ने इस चीज़ में क्या डिफरेंस किया, यूरिया वाले में गवर्नमेंट ने कहा कि 1000 रुपये का है, हम लोग इसको पहले ही 800 का बना के भेज रहे हैं, तो आपको बता भी देते हैं कि हमने इसको पहले ही 800 कर दिया, आपको पे ही 800 करना है, तो बाद में रिटर्न करने वाला पंगा ही खत्म हो गया। दिस इज़ हाउ द यूरिया सब्सिडी वर्क्स। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। अब इसमें कुछ जो गाइडलाइंस आई थी उनके कुछ प्रोविजंस थे, वो हमको हल्का सा देख लेते हैं, है ना। इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि अभी ये गाइडलाइंस आई है 2024 में, बट इनकी शुरुआत जो 1 अप्रैल के पास से जो बिक्री हुई थी ना, उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो कंपनीज अपने कैटेगरीज पर डिवाइड करेंगी, है ना, और जीएसटी को इसमें एक्सक्लूड किया गया था एमआरपीज़ वगैरह से। देन बाकी बेसिक गाइडलाइंस हैं। फर्टिलाइज़र के ग्रेड क्या होते हैं, ये एक चीज़ें, इसको आप थोड़ा सा समझना चाहें समझ सकते हैं। तो कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा, कितना परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस होगा, कितना परसेंटेज ऑफ पोटाश होगा। तो अगर इसमें 5-5-5 होता है, उस पर बैग के ऊपर अगर लिखा होता है, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन 5% है, 5% फॉस्फेट है, 5% सोल्यूबल पोटाश है उस मटेरियल के अंदर। तो उसके बेसिस के ऊपर से, उसके बेसिस के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सिंपल टॉपिक था, सिंपल था। तो किसानों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि भाई एमआरपी इसका ऐसे सेट करेंगे, सब्सिडी कितनी दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते। इजी टॉपिक, बट ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू तीनों जगह पर आएगा। और अगर मेंस में आता है तो जीएस 3 में जो हमारा एग्रीकल्चर बनता है ना, उस सेक्शन के साथ। आवर 9th टॉपिक इज अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो स्पेस सेक्टर है अब हम यहाँ पर 100% एफडीआई अलाउ कर देंगे। इससे पहले कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में अवेलेबल थी, तो डिफरेंसेस थे पहले, उसको चेंज किया गया है, अब उसको 100% कर दिया गया है। और हमारी जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है ना, ये उसके साथ अलाइन करता है। तो फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे, सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब उसमें क्या किया ना, स्पेस का ओवरऑल जो सेक्टर है उसमें डिवीजन किए गए हैं, जैसे कि सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, इन सब का जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट है। अच्छा, ऑटोमेटिक रूट और ये गवर्नमेंट रूट में क्या डिफरेंस होता है? व्हेन इट कम्स टू दी ऑटोमेटिक रूट एंड व्हेन इट कम्स टू दी गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट रूट में ना आपको अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री से। तो जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है ना, उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें परमिशन दे दीजिए। ऑटोमेटिक के अंदर इस तरह का कोई परमिशन रिक्वायर नहीं होता, आपको नोटिफाई करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन तो पता चली जाती है। 74% ऑटोमेटिक रूट्स अलाउड है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स बियॉन्ड 74। एक्चुअली में ना ये चीज़ आपको याद नहीं करने एग्जाम के लिए, अभी बस एक चीज़ देख रहे हो कि वहाँ कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए गए। 49% तक ऑटोमेटिक में कोई लॉन्च व्हीकल होगा, स्पेस पोर्ट, है ना, और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है बियॉन्ड 49 वो गवर्नमेंट रूट से होती हैं। ये सब सेक्टर कुछ डिविजन्स हैं। तो इस पॉलिसी में बदलाव क्यों किया है? हम लोग चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ना, हम उसके साथ थोड़ा सा अलाइन कर जाएं। वी नीड टू ब्रिंग मोर इंडियन कंपनीज इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। और फिर हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, है ना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारा फोकस R&D पर होना चाहिए। तो वी नीड रिसर्च। सी, प्राइवेट
जो सेक्टर होता है ना, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड इट ब्रिंग्स इनोवेशन। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी। मेरी हैंडराइटिंग को तुम माफ़ कर देना, वरना ये स्क्रीन पर लिखने वाला हिसाब तो बड़ा अजीब ही होता है यार। नॉर्मल पेन से ना फिर भी बड़ा साफ लिखा जाएगा, बट यहाँ तो तकलीफ है। चलो कोई बात नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी व्हेन मनी कम्स, एफिशिएंसी कम्स, इनोवेशन कम्स, ठीक है। वी ऑल्सो प्लान टू कट डाउन दी स्टेप वाइज जो अप्रूवल्स चाहिए होते हैं ना, उनको हम कट डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आएगा, इनकम आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। इवन 2021-22 की कहें तो 175 करोड़ जनरेट किए गए थे, है ना, जब हम लोग ने लॉन्च सर्विसेज को बना करके इंडिया में दूसरे देशों में बेचा था। उससे भी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भी इंडिया राइट नाउ 2 से 3% का शेयर रखता है, जिसमें 8.4 बिलियन का इसका वैल्यूएशन है। हम चाहते हैं कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो इसकी वैल्यूएशन भी इंक्रीज़ होगी। तो इंडिया वांट्स टू मार्क इट्स प्रेजेंस इनटू द ग्लोबल एरिना एज वेल। इस चीज़ को लेकर के इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स पहले भी लिए थे। जैसे 2021 में हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन आया था, ऑलराइट, और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन आया था, इसरो का मार्केटिंग आर्म है। देन इंस्पेक आया था प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए, और बहुत सारे प्राइवेट लॉन्च सर्विस कंपनीज़ को अलाउ किया गया था, उनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा सैटेलाइट लॉन्च पे। स्पेस पॉलिसी आई थी 2023 की, हम लोगों ने कवर भी किया था डिटेल में। तो प्राइवेट सेक्टर इस मामले में क्रिटिकल स्टेक होल्डर यानी कि हिस्सेदार बन जाता है। तो उनको इस तरह के ईज रिफॉर्म्स प्रोवाइड कर पाना से फ़ायदा होता है ओवरऑल ग्रोथ में। व्हाट एल्स कैन बी डन, रेगुलेशन के लिए हमको एक स्पेस एक्टिविटी बिल की पास करने की ज़रूरत है। एंड टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए आईटी सेक्टर का और फ़ायदा उठाना पड़ेगा, है ना। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जिसमें इसरो को हेल्प करेगा प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा हमें ऐसे बिजनेस मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ पर हमारे लॉन्च व्हीकल्स, हमारे सैटेलाइट्स, हमारे इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स अफोर्डेबल हों, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें अफोर्डेबल होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ज़रूरी है। वैसे इंडिया ने 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन भी किया था, जहाँ पर हमें और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मिलती है, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का सपोर्ट मिलता है। तो ऑलरेडी थिंग्स आर बीइंग डन। एंड ये टॉपिक में अगर आप देखोगे तो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक अर्लियर ऑल्सो इन, जो पूरा स्पेस पॉलिसी का था, साइंस एंड टेक में कवर होता है ये, बट यहाँ पर एफडीआई की बात की गई थी। तो अब ये ध्यान रखना, रिसेंटली ये रूल्स रिलैक्स किए गए थे और स्पेस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो अब 100% वहाँ पर पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ऑटोमेटिक रूट से। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अब हम कवर करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। सबसे पहले हायर फाइनेंशियल लिमिट्स फॉर एनएस एंड एनआईएस। एनएस क्या है, न्यू सर्विस, और एनआईएस क्या है, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। तो ज़रा जानने की कोशिश करो। देखो, कोई भी खर्चा आता है ना, जब भी कोई सरकार कोई नई नीति बनाती है, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस टॉपिक में देखा कि इंडियन स्पेस पॉलिसी आई थी, तो स्पेस पॉलिसी के हिसाब से एक नई पॉलिसी आ रही है। ऐसा नहीं कि पहले स्पेस पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं थी, उस चीज़ को अपग्रेड करके नया बनाया गया है। बट मान लो कल को सीड पॉलिसी आती है, कल को सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, कल को कोई बल्ब पॉलिसी आती है ना, कोई टेक्सटाइल पॉलिसी और नहीं आती, जब कोई नई चीज़ आएगी ना तो उससे खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो ये बात पार्लियामेंट को बतानी पड़ती है। एक होता है कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, उसकी वजह से खर्चा हमारा थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये दोनों में डेफिनेशन में चेंज होता है। पॉइंट क्या होता है, अब जैसे नई वाली में मशीन आएगी, इक्विपमेंट आएगा, है ना, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स क्रिएट होंगे, आर्म्स एम्यूनिशन हो सकता है, लैंड हो सकता है। यहाँ पर नए जो एग्जिस्टिंग थी उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस, सब्सिडीज एक्सेट्रा। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नए वाले के अंदर क्या होता है, 50 करोड़ से 100 करोड़ तक के ऊपर का रिपोर्टिंग लिमिट, अगर उससे ऊपर का होगा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा। इस वाले में क्या होता है, ये या तो पहले वाले का 20% हो या फिर 100 करोड़ तक हो, जो भी हायर होगा तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ रिवीजन किया था फाइनेंस के लिमिट्स को लेकर के इनमें, तो उसमें प्रपोजल डाला था उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि भाई फाइनेंस के लिमिट्स बढ़ाओ कुछ न्यू सर्विसेज के लिए और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विसेज के लिए। तो जहाँ जहाँ पर खर्चे वगैरह होते हैं उसके हिसाब से फंड्स का अप्रोप्रिएशन किया जाता है। तो इसके प्रपोजल्स वगैरह दिए जाते हैं जिसलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। अब हो क्या रहा है ना कि इस तरह के लिमिट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, भाई हर साल हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है ना, तो बजट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हर एक पॉलिसी के अंदर भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई वी नीड मोर मनी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। फिर कभी कभी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में डिले हो जाता है तो पैसा और चाहिए होता है, मॉनिटर करना होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो स्किल इंडिया मिशन जो था उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी ना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात की गई थी 50,000 रुपये तक का, उसके जो बेनिफिशरीज होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। उसमें उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग 22 सप्ताह तक, है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि उनकी रीस्किलिंग हो सके, उनकी अपस्किलिंग हो सके, और कोशिश की जाएगी उसमें से 40% महिलाएं हों।
स्टार्टअप शाला DPIIT ने लॉन्च किया था। तो 2016 में स्टार्टअप इंडिया आया था, जो कि DPIIT का इनिशिएटिव है। अब स्टार्टअप शाला के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज, नेटवर्क, फंड्स, गाइडेंस वगैरह देंगे। 3 महीने का प्रोग्राम होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी और डीप टेक्नोलॉजी से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, जिससे भारत के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम इंप्रूव करेंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ लिखी हुई नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक क्रिएट करता था, उन्होंने वो बंद कर दी थी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, हम लोग एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मैकेनिज्म बनाएंगे कंपनीज़ के फॉर्म्स के कंप्लायंस के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वगैरह इन सब पे काम किया जाएगा, ताकि किसी को भी कंपनी वगैरह रजिस्टर करानी है तो उनको फास्टली काम किया जा सके। तो बिज़नेस करने के लिए देश में कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लायंस के लिए, अप्रूवल्स के लिए चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी उससे, है ना। तो प्रोसेस को सिंपल करेंगे, है ना। कहीं पर भी अमेंड करना होगा, बदलाव करने होंगे, पुराने कानून हटाए जाएंगे और चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया जाएगा। तो ओके, और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों में जहाँ गलतियाँ होंगी उनको, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर फाइन लगते थे, है ना, उन चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज़ किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे लेबर लॉज में बदलाव किए गए थे, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बदलाव किए गए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि स्पेस सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर दिया था। 2022 में हम लोग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान भी लेके आए थे। एक रिपोर्ट है ऑन द फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी मीडिएशन। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का काम ही यही होता है देश के अंदर, कि बहुत सारे जो इंसॉल्वेंट चीज़ें होती हैं उनको काम करना, जहाँ पर पैसे वैसे की प्रॉब्लम आ गई है, बैंक्स ने लोन वगैरह दिया, कंपनीज़ प्रॉफिट में नहीं जा पा रही हैं, पैसा नहीं लौटा पा रही, उसके लिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म्स बनाए थे। तो एक कमेटी बनाई गई थी IBBI के द्वारा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का एक बोर्ड है। तो उन्होंने ये देखना चाहा था कि जितने भी प्रोसेसेस थे, IBC 2016 का जो हमारा एक्ट है उसके तहत कितनी चीज़ों पे काम हो पाया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खास प्रोविज़न नहीं है मीडिएशन के। मीडिएशन का मतलब क्या, कि कोई बीच में आए और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो एक थर्ड पार्टी का द्वारा ये काम किया जाता है, जो कि न्यूट्रल होता है, दोनों में से किसी की साइड भी नहीं होता है। तो म्यूचुअल कंसेंट पे दोनों पार्टी से पूछते हैं, फिर इसके ऊपर काम किया जाता है। 2023 में हम लोगों ने मीडिएशन एक्ट भी बनाया था, एंड उसके लिए कोई सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, कंपनीज एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे हमारे मीडिएशन एक्ट के साथ पैरेलली काम करते हैं। इंटरनेशनली एक सिंगापुर कन्वेंशन भी है मीडिएशन पर। देखो ये याद रख लेना, ऐसी चीज़ें ना आपके प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं फैक्ट्स के तौर पर, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग इसमें IBC के तहत वॉलंटरी मीडिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी इसमें क्रिएट कर देंगे हम लोग। फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं इसके, है ना। एंड बहुत हद तक चीज़ें ना फास्ट हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ा सा एमिकेबल, फ्रेंडली मैनर में रिजॉल्व हो जाती हैं, और पिटिशन का और जो लिटिगेशन का टाइम होता है ना, वो भी बहुत हद तक बचा रहता है हमारा। 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एक्ट आता है, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके तहत बनता है एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो उसमें कोई भी अपील होती है ना, सेबी की अपील, पेंशन फंड की, इंश्योरेंस की, IRDAI पढ़ा ना हम लोगों ने इसी वीडियो, उन सब की अपील वगैरह सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनी जाती हैं। तो हो क्या रहा है ना, अभी इसमें ना फुल बेंच फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रिब्यूनल में जो केसेज है उनमें डिले चल रहा है, डिस्ट्रप्शन हो गया है। UPI पर प्रधानमंत्री ने रिसेंटली UPI की सर्विसेज को मॉरिशियस और श्रीलंका के साथ लॉन्च किया। उसमें रुपे कार्ड की सर्विसेज मॉरिशियस में लॉन्च की गई थी। तो UPI क्या है आप लोगों को पता होगा, NPCI ने बनाया था। NPCI को किसने बनाया, RBI प्लस IBA ने बनाया था। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का हम लोगों ने इसी वीडियो में पढ़ा है। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, ठीक है। तो देखो कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ये ना इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट है, जहाँ पर ना किसी भी चीज़ की हाइजीन प्रैक्टिस को लेकर गाइडलाइंस है, रिकमेंडेशंस हैं। तो ये वॉलंटरी है कि हर एक कंपनी को ऐसा कुछ फॉलो करना ज़रूरी नहीं कि भाई इस पर्टिकुलर फूड में इतने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, न्यूट्रिशन वगैरह के। तो इसमें ना कुछ एग्रीमेंट्स हैं WTO के साथ मिल करके। तो उसी में एक चीज़ आई है, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। इसका 7th सेशन हुआ था, जो कि भारत में कोच्चि में हुआ था। तो वहाँ पर कुछ 5 स्पाइसेस हैं, जिनके नाम है स्मॉल कार्डमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी, एल्पाइस, स्टार एनाइस। इनको फाइनलाइज किया गया था, इनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेजर किए गए थे। तो उन्होंने ये सारी की सारी CAC को भेज दिए थे कि भाई इसके स्टैंडर्ड्स को आप कोडिफाई कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस है, बड़ा अच्छा है, ताकि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होना चाहिए स्पाइसेस का, है ना। किस तरीके से उनको कैसे स्टेट में मेंटेन करना है, कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या इनके लिए एनवायरनमेंट सही रहेगा, ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस टू मेक थिंग्स बेटर। कोडेक्स के बारे में जाने तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। FAO के द्वारा और WHO के द्वारा 1963 में शुरुआत की गई थी। कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फूड की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, 189 मेंबर्स हैं इसके। एक रिपोर्ट आई है, ट्रांसफॉर्मिंग द फेयर प्राइस शॉप, FSP। देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, ठीक है, 2 बार आ चुका है मेंस में आपका, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। उसके द्वारा
FPS का मतलब क्या होता है कि ना कुछ दुकानों को ना लाइसेंस दिया जाता है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ राशन कार्ड होल्डर्स को बांटेंगे TPDS के अंदर। देखो कुछ लोगों के राशन कार्ड होते हैं, उस पर ना कलर कोडिंग्स होती है, येलो होता है, एक पिंक होता है और एक लाइट ब्लू सा होता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या स्टेटस होता है, इकोनॉमिक स्टेटस, उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। तो कुछ लोगों को ना जैसे येलो कार्ड वाले जो होते हैं ना, उनको ये फेयर प्राइस शॉप्स होती है। फेयर प्राइस शॉप क्या होती है, गवर्नमेंट ने ना ये दुकानें सेटअप कर रखी है कि यहाँ पर जा करके आप कुछ असेंशियल दाल चावल चीनी जो गवर्नमेंट भेजती है सस्ते दामों में, आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ पर दाल चावल 1-2 रुपये किलो इस हिसाब से मिलते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी कंज्यूमर अफेयर्स की, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी कि कैसे हम लोग इन फेयर प्राइस शॉप में और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ बताए थे। उन्होंने कहा कि बहुत बार ना ये फूड ग्रेन्स ना डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना, और बहुत बार इनकी फाइनेंशियल नॉन वायबिलिटी यानी कि पैसों के हिसाब से इनका अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे काम कर सकते हैं हम लोग। खादी आयुष के प्रोडक्ट्स को भी काम कर सकते, सेल बढ़ा सकते हैं। मॉनिटरिंग सेल बनाएं ताकि निगरानी रखी जाए, विजिलेंस कमेटी बनाई जाए इसके अंदर, और जो भी EPOS OS मशीन्स होती हैं उनको चेक किया जाए, है ना, वेइंग मशीन्स के साथ चेक किया जाए उनके साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है। ये सब रिकमेंडेशंस हैं, एफर्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मिंग फेयर प्राइस शॉप का। तो उनमें वो जो CSC मतलब जो होता है सर्विस सेंटर होते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट किया गया है। मुद्रा लोन्स के लिए उनको बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, है ना, और बहुत सारी जो चीज़ें थी दूसरे से सॉल्ट स्पाइस इनको भी अलाउ कर दिया गया था। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ उनको ऐड किया गया था ताकि बैंकिंग सर्विसेज मिल सके। डिफरेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक देम बेटर। इंडिया का फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ट्रांसफ़र किया, ने बताया था कि जो स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है ना, सेफ्टी, उस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी। तो ये इसको डेवलप किया गया था समीर के द्वारा। समीर क्या है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, क्या है जानते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो भारत के अंदर जो हम अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं ना गोदाम में, उसको साइंटिफिक तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ना प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम है। हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखते हैं 18% पॉपुलेशन इंडिया में वर्ल्ड के हिसाब से है, लेकिन हमारा जितना ज़मीन इस पर हम बो सकते हैं वो सिर्फ 11% है। लेकिन और स्टोरेज की कैपेसिटी कम है, सिर्फ 145 मिलियन मेट्रिक टन है, और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की में रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज का एक प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ, है ना। एग्रीकल्चर के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है ना। बहुत सारे फंड वगैरह स्टार्ट किए जा रहे हैं कि जब हार्वेस्ट हो जाता है, खेत में अनाज की कटाई वगैरह हो जाती है, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो खेत से उसको लेके आना, उसको ट्रैक्टर्स वगैरह से ट्रक से पहुँचाना गोदाम तक, उसको स्टोर करना, उसको होल्ड करना, उसमें मॉइस्चर से ख़राबी ना हो, कीड़े ना लगें लंबे समय तक, है ना, और उसका एक्सपायरी भी ना हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए बहुत सारा प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को ऑपरेट करना, लॉजिस्टिक्स, मेंबर्स, मजदूर, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में कैबिनेट ने कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ का अप्रूवल दे दिया है। तो हल्का सा देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो ये अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, मैंने बता दिया इसी वीडियो में बताया आप लोगों को, ठीक है। तो पूरे देश में 2021 इसको ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। तो अब होगा क्या कि लाइफ स्टॉक मिशन का मतलब क्या, पूरे देश भर में जहाँ पर फिशरीज़ हैं, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जहाँ भी होते हैं, तो उसमें कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होते हैं ना, उनको कैपिटल में सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। खास करके जो लोग डंकी, म्यूल, कैमल इन सब का पालन करते हैं, इन सब की जो फार्मिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेयरिंग करते हैं, हाँ। फिर जो भी इनको खाना वाना प्रोवाइड करता है उसकी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाएगी अपनी साइड से, ऑलराइट। एंड उसके इंश्योरेंस के प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे प्रीमियम वगैरह में। तो डिफरेंट बेनिफिशरीज़ का जो प्रीमियम था उसको 15% तक कर दिया गया था। वो सिंपल है। इनिशिएटिव्स अंडर PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो पहले एग्जाम में आ चुकी है आपके, है ना। तो 3 नए इनिशिएटिव्स इसके अंदर आए हैं। कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन बनाया गया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए गए हैं, और सारथी पोर्टल बनाया गया जहाँ पर डिजिटल इंश्योरेंस किया जाएगा जो कि UNDP के साथ होगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इंडस्ट्रीज़ का एनुअल सर्वे रिलीज़ किया था। तो एक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक्ट है 2008 का, उसके अंदर इसको किया गया था। जो भी फैक्ट्रीज़ इस एक्ट के अंदर, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड है, उनका किया गया था। तो बीड़ी सिगार वर्कर्स भी इसमें कवर होते हैं। तो उसमें पता चला था कि भारत में अगर जब सभी सर्वे किया गया तो गुजरात टॉप पे था, उसके बाद महाराष्ट्र है ना। जो टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते तो हमारे GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और 2025 तक हम इसको 25% लेके जाने वाले हैं। प्रॉब्लम आ रही होती है कि यहाँ पर पैसा नहीं मिल पा रहा, लोन नहीं मिल पाता है,
है ना। दूसरी कंट्री के मुकाबले, चाइना वियतनाम के मुकाबले हमारी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। ये तो है, देखो चाइना के मुकाबले तो हम प्रोडक्शन कम ही कर रहे हैं, दिस इज़ ट्रू। बहुत सारा एरिया ऐसा, हमारे सेक्टर ऐसे जो इनफॉर्मल हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको काम करना पड़ेगा। लेबर में इतनी ज़्यादा स्किल नहीं है ना। जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें रुकावटें बहुत हैं, देयर आर मेनी बॉटलनेक्स। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, 2011 में एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आई थी, 2014 में मेक इन इंडिया हम लोगों ने पढ़ा इस बारी। देन पीएम गति शक्ति 2021 में, वंडरफुल प्लान। उसके बाद PLI स्कीम मैंने आप इसी वीडियो में समझाया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एरिया पर्टिकुलर डिफाइन किया जाता है लार्ज स्केल पर, जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का है, संगम डिजिटल ट्विन। तो इनिशिएटिव में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का फोकस होगा, भारत में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट, IoT का, 5G 6G। IoT क्या होता है, जैसे आजकल वो आने लग गया ना, फ़ोन जैसे ऐप आती है फ़ोन में AC के लिए, है ना, और ऐप आती है, जैसे ये हो गया अपना सीरी आता है ना इसमें, तो ये भी सीरी हो गया, जैसे एलेक्सा हो गया, है ना, एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स। आजकल ये ऑप्शन आ गए ना, सारे ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं घरों में, इट्स वेरी सिंपल। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पर PYQ आया था एक बार, प्रीलिम्स में लंबा क्वेश्चन आया था, पूरे एक पेज पे, छोटी सी लाइन थी, मतलब क्वेश्चन की एक लाइन थी, उसके बाद 4 बड़े बड़े ऑप्शन थे, और इतना इजी क्वेश्चन था ना, सबका ठीक था वो लगभग। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना, एक बार तो एग्जाम में स्टूडेंट घबरा गया था, बट जिसने उसको रीड करके सॉल्व किया, सबको लगा रहे तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ धीरे से मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल पता चलेगा, उसका बिहेवियर मॉनिटर किया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर इसको बोला गया डिजिटल ट्विन्स। तो एक प्राइवेट कंपनी ने एक डिजिटल ट्विन क्रिएट किया था हैदराबाद की कुतुब शाही टूम्स का, ड्रोन के साथ स्कैन किया था। डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी, यूनियन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, आपको सबको पता है ना, इस बार बहुत सारे जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड दिए गए थे, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट किया था उन्होंने। तो इकॉनमी को ड्राइव करते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया था। आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट मूव बाय द गवर्नमेंट, कि ये होता है कि वर्क मूविंग ट्रेंड को पकड़ लो आप। अगर आप मूविंग ट्रेंड के साथ चलोगे ना, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये तो समझदारी का काम था, बहुत ही वंडरफुल स्टेप था। तो बहुत सारी कैटेगरीज थी उसमें, स्टोरी टेलिंग का, सोशल चेंज, एडवोकेसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, है ना, और बहुत सारे जो आपके पॉपुलर जो भी स्टार्स होते हैं, क्रिएटर्स वगैरह, उन सबको अवार्ड दिए गए थे। 80 मिलियन क्रिएटर नॉलेज प्रोफेशनल्स हैं भारत में, है ना, और 1,50,000 प्रोफेशनल क्रिएटर्स हैं, और फ्यूचर में इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो मैं तुम लोगों की बात बताता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना राइट नाउ, तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें IPS बनना है, ठीक है, तुम्हें कोई बिज़नेस करना हो भविष्य के अंदर, तुम्हें कोई दूसरी जॉब भी करनी हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं भी करना होगा ना, डजेंट मैटर, मेक अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, कुड बी एनीथिंग, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है। तुम्हारे पास एक बेसिक स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको, देखो एक लोग होते हैं बोलते हैं, देयर आर सर्टेन पीपल दे कहते हैं मुझे क्या करना है, मेरे को तो जीवन सेट है। जीवन सेट एक चीज़ होता है, एक होता है कि द वेव इज़ गोइंग ऑन एंड आई एम विद द वेव, मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। तुम्हें पता है पूरी की पूरी महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो पितामह थे ना भीष्म, उनको किस बात की सज़ा दी थी? उनको इस बात की सज़ा दी थी कि भाई तू ना पुरानी परंपराओं को लेकर जीता रहा, इसलिए महाभारत हुई है आज। अगर तू आज के हिसाब से डिसीजन लेता ना, समय बदल चुका है, तू इस परंपरा से था कि मैंने ज़बान दे दी है, मैं तो इस सिंहासन का ही रहूँगा, तेरी वजह से, तेरी अड़ियलपन की वजह से ना सारा युद्ध हुआ है, तेरे अड़ियलपन की वजह से दुर्योधन इतना ज़्यादा बेकाबू हो गया, द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, पांडवों के साथ ऐसा हुआ, आप समाज के साथ ऐसा हो रहा है। तूने ट्रेंड को नहीं पकड़ा, समय के साथ बदल जा। तो आप कभी ये मत सोचना कि अरे यार सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, नो डाउट। एक ज़माने में टीवी भी डिस्ट्रैक्टिंग थे, याद करो, हम सबके पेरेंट्स, हम सब छोटे थे, हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, हम सबके पेरेंट्स हमको टीवी देखने से रोका करते थे क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन था। आज टीवी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आज आईपैड डिस्ट्रैक्शन है। हर घर में बच्चों के पास आईपैड होते हैं आज, ठीक है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, ये कल को बदल जाएगा। तो इफ़ यू हैव अ नैक ऑफ इट ना, तो आप इसके बियॉन्ड जंप कर पाओगे आगे। अब AI आ गया है भाई, बहुत बड़े स्केल पे AI आ गया। तुम में से कितने ऐसे लोग जिनको बेसिक पता हो AI के बारे में? यू नीड टू नो, उस तरह की वेबसाइट है, छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहा करो, हर दिन 5 मिनट दो, नए ट्रेंड के साथ रहा करो, इसको स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे समय में, ठीक है। करियर, बिजनेस, लाइफ एक चीज़ होती है, एक होता है समय के साथ चलते रहना। समय में क्या चल रहा है, डू नॉट स्किप दिस थिंग।
देन वी हैव 16 टॉपिक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरिम बजट क्या होता है जनरली, जब बजट मान लो अनाउंस हो गया, उसके बाद वो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है। तो उन्होंने कहा था कि एक ना इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह नाम की चीज़ होती है। अब देखो ISD क्या होता है ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप एक प्रोडक्ट लेने जाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, बिजनेसमैन होते हो, आपने बनाया बैट, ठीक है, आपको बैट को बनाने में लगे 100 रुपये। 100 रुपये में आपका बहुत सारा सामान आया था, बहुत सारा आपका रॉ मटेरियल आया था, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, अब 100 रुपये का आपने बैट बना करके बेच दिया आपने 400 रुपये के अंदर, ठीक है। उस पर कुछ टैक्स वगैरह भी लगता है बिल वगैरह में, बट आपने जब 100 रुपये का बैट बनाया था ना, तो आपने रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ टैक्स पे भी किया था, ठीक है। आप क्या करते हो ना, आप एक चीज़ का हिसाब बनाते हो, आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि भाई साहब मैंने ना इसको बनाने के लिए ना बहुत सारा टैक्स पे किया था, और अब इधर से भी कुछ टैक्स का पैसा आया होता है, ठीक है। तो अब आप मुझसे ये वाला टैक्स भी ले रहे हो, और मैंने यहाँ पर जो टैक्स पे किया था ये भी आप मेरे से ले चुके हो, तो आप मेरे को बैलेंस तो करो, जो मैंने यहाँ पर जो टैक्स पे किया था वो तो मैंने आगे बनाकर मैन्युफैक्चर करके बेच दिया ना, तो मुझको मेरा पैसा वापस तो करो। उस प्रोसेस में क्या होता है कि बिज़नेस पे करता है एक परचेज़ पर, ताकि उसको फिर अपने टैक्स को रिड्यूस कर पाता है अपनी सेल को बनाने के लिए। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बजट में कुछ रजिस्टर बनाने की बात की गई थी कि कंपनीज़ के लिए एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा रिकॉर्ड बनाया जाए, ठीक है। तो जो बिलिंग होगी ना किसी भी तरह की इनपुट सर्विसेज की, वो कंपनी की एक लोकेशन पर होगी, उसको परमिट करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी ब्रांचेस में, और उसका एक सेपरेट GST होगा। आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी मैं क्या कह गया हूँ, बट डो नॉट वरी, इसमें ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना। सिंपल आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने की कोशिश कर लो, दैट विल बी ऑल। 3 नए मेजर रेलवे कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए थे PM गति शक्ति के अंदर। तो ये तो पूरी स्कीम है, PM गति शक्ति 2021 की थी, भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक जोन्स के हिसाब से। तो कोशिश कर रहे हैं 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। भारतमाला, सागरमाला उड़ान जैसे स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो रेलवेज़, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज़, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सब बनाए जा रहे हैं स्कीम के तहत। ये बहुत बड़ी स्कीम चल रही है देश में। गति शक्ति तो आई भी थी एग्जाम में। 6 पिलर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, डायनेमिक। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल टर्म्स हैं। तो 3 नए मेजर जो हैं वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के होंगे। उसमें एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। दिस इज इट। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। ओके, तो LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। इसके बारे में कुछ फीचर्स होते हैं, क्लियर, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक। जब नेचुरल गैस को आप लिक्विड स्टेट में कूल करते हो -162 डिग्री सेल्सियस पर, तब वो बनाई जाती है। तो नीति आयोग ने बोला कि हमारा जो 2070 का टारगेट है नेट ज़ीरो का, उसको उस तक पहुंचने के लिए, और हम दूसरे देशों से फ्यूल पर बहुत डिपेंडेंट है, उससे बचने के लिए और देश को एक गैस बेस्ड इकॉनमी बनाने के लिए हमें LNG की ज़रूरत पड़ेगी। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था ये LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल, और एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड्स के साथ मिलकर के इस कोलैबोरेशन पे काम किया जा रहा है। ओके, गवर्नमेंट के और भी इनिशिएटिव थे LNG को लेकर के। तो उसको एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बात करने के लिए हम लोगों ने अपने मोटर व्हीकल रूल को में बदला था ना, ड्राफ्ट भी लेके आए थे LNG पॉलिसी का। और LNG से फ्यूल व्हीकल्स के लिए हम लोगों ने डीजल व्हीकल में रेट्रोफिटिंग की बदलाव की भी बात की थी। तो पिछली बार वाले मैगजीन के अंदर ये थोड़ा सा चेंजेस था, दिसंबर वाली के अंदर, है ना। इसमें ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल था ना, इसका डिज़ाइन और लोगो वगैरह में थोड़ी एरर थी स्पेलिंग की, तो उन्होंने यहाँ पे करेक्शन करके दे दिया है। यहाँ पर हमारा इकॉनमी का न्यूज़ इन शॉर्ट होता है ख़त्म। सिक्योरिटी सेक्शन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है एक, और इसका हल्का सा फिर न्यूज़ इन शॉर्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वीडियो आपकी बस ख़त्म होने वाली है। ग्रे जोन वॉरफेयर। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रिसेंटली बताया था कि भारत के अंदर ये जो चीज़ है ना, ग्रे जोन वॉरफेयर, इसका इशू बढ़ता जा रहा था। उस बात को उन्होंने हाईलाइट किया था। कहाँ हाईलाइट किया था? राजस्थान डायलॉग में। तो पहले ज़रा ये देख लेते हैं राजस्थान डायलॉग क्या चीज़ होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक थिंक टैंक है ORF, इसके साथ मिलकर के एक इवेंट करते हैं जिसमें एक कॉन्फ्रेंस होती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो चैलेंजेस की बातें की जाती हैं, उन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी जो 2014 का चलता है, ये अभी जनवरी-फरवरी के टाइम पर ही होता है ये वाला। और आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं ना आप में से, एग्ज़ाम क्लियर करते हो, उसमें जो लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हो, तो आप लोगों की ट्रेनिंग जब हो जाती है पूरी, जब जैसे मान लो अभी 2022 वालों की जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी, 2022 वाले जो जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस चूज़ किया था ना, दे ऑल वर पार्ट ऑफ द राजस्थान डायलॉग। उन लोगों को एक बार विजिट कराया जाता है, तो दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन टू दिस। दिस इज़ वन प्रिविलेज दैट यू गेट टू सी। चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। चतुरंग, चतुर अंग, 4 अंग,
दिस वॉज अ थीम। ठीक है, ग्रे जोन, ग्रे मतलब जनरली हम बात है जब समथिंग विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट प्लस ब्लैक, यानी कि यू आर नॉट एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर विच वन इज़ वाइट विच वन इज़ ब्लैक, इट्स अ मिक्स ऑफ समथिंग। तो ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था उससे कुछ अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स पता नहीं चल पाता है ना। आप किसी को नुकसान पहुंचने की कोशिश करते हो है ना, आप उसको डराते हो, धमकाते हो। ठीक है, जैसे चाइना क्या कर रहा है ना, सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस है। वो क्या कर रहा है कि बहुत धीरे धीरे ना अपने अपोजिशन, अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है ना। साउथ चाइना सी के अंदर वो कर रहा है। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनसीन होती हैं और इंसीडियस होती हैं, छुप करके एकदम, है ना। और छुपा रुस्तम कह सकते हो आप, इसको शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई रूल्स नहीं होते, कोई फ्रंट लाइन तो होती नहीं, तो रूल्स कहाँ से होंगे। लंबे समय तक इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में हो सकते हैं, है ना। तो दूसरे मेथड्स की जगह लोग ग्रे जोन वॉरफेयर को क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की, तो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, दो आर्मीज आपस में लड़ेंगी बॉर्डर के ऊपर, इधर से बंदूकें चलेंगी, यहाँ से टैंक चलेंगे, वहाँ से चलेंगे, लोग मरेंगे, दिस इज समथिंग। न्यूक्लियर एरा के अंदर ना ये चीज़ बड़ी खतरनाक है, कोई न्यूक्लियर अटैक कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो नेशंस क्या करते हैं ना, अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह के मेथड्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जनरली ऐसे नेशंस जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती वो इन्हीं का तरीका उठाएंगे, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है ना। तो भारत में हमारे पास कुछ की इनिशिएटिव्स थे जिससे हम लोग ग्रे जोन वॉरफेयर को हैंडल कर सकते हैं। हम लोगों ने एक पोजीशन क्रिएट की थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोऑर्डिनेशन के लिए। हम लोगों ने चीज़ों को मॉडर्नाइज़ किया था। हमारे पास इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस नाम की थी, उसमें आर्मी फ़ायदा उठाती है एक पूरे इस इकोसिस्टम का। एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग लेके आए थे हमारी इन्फेंट्री में, हमने अपने फोर्सेस को मैकेनाइज करने की कोशिश की है उसमें, है ना। और हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आया था 2020 का, उसमें हम लोग अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। देन जैसे यूएस हो गया, उसके हम लोगों ने GSOMIA का एग्रीमेंट साइन किया था, है ना। तो जो ऐसे देश जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं उनके साथ संबंध बनाते हैं अच्छे। फिर हमारा CERT था, है ना, जो कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को हैंडल करता है। तो वी हैव टेकन मल्टीपल स्टेप्स। तो इसमें क्या कुछ होता है ग्रे जोन में, साइबर ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोई हैक करेगा, डेटा करप्ट कर सकता है ना। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, लोगों का ओपिनियन बदलने की कोशिश करेंगे, एजेंडा चलाए जाएंगे, प्रोपेगेंडा होगा, सोशल मीडिया से मैनिपुलेट करेंगे, है ना। प्रॉक्सी फोर्सेस क्रिएट करेंगे, नक्सल ग्रुप क्रिएट कर दिए जाएंगे भारत के अंदर, दूसरी एजेंसीज उनकी फंडिंग करती हैं। इकोनॉमिक कोवर्जन मतलब होता है फोर्स करना, है ना। ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, आपके मार्केट के ऊपर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चाइना ने क्या किया था, ट्रेड के रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे उनके खिलाफ, तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की थी। पॉलिटिकल सबवर्जन, है ना, कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे ऐसा माना गया था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वहाँ पर रशिया का कुछ एक तरह से उन्होंने इन्वॉल्व होने की कोशिश की थी, तो दूसरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंडरमाइन करने की कोशिश करना, इन्फ्लुएंस करना। फिर कभी कभी जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर होता है ना, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग होती है, मिलिट्री इंटिमिडेशन का मतलब है डराना, अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ पावर दिखा करके डराने की कोशिश करना, धमकाने की कोशिश करना। तो अलग अलग तरीक़ों से काम किया जाता है। तो भारत इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं, हम लोगों ने अपने थिएटर कमांड्स पे काम करना शुरू किया है ना। काम क्या बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ऑप्टिमाइज़ करना उसको, हमारी क्षमता को और बढ़ाते रहना, साइबर में, स्पेस में, है ना। इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर है उसकी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS लगाना इन तरह की चीज़ों के लिए। दैन अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिया को क्लियरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि ये हमारी लाइन है, इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपने इस लाइन को क्रॉस किया देन वी विल टेक एक्शन एंड विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। दैन कोई भी तरह का ऐसा अलगाववादी कोई समूह होता है उनकी फंडिंग वगैरह को रोकने की कोशिश करना। दीज आर ऑल द स्टेप्स टू स्टॉप द ग्रे जोन वॉरफेयर। ये मेंस का क्वेश्चन है और ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। देयर कुड बी डेफिनेटली अगर कोई एग्जामिनर के दिमाग में बनेगा तो उसमें ज़रूर सवाल बनाएगा। और ये ना प्रीलिम्स इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे आपसे, वो प्रीलिम्स का तो नहीं है ये, है ना। इंटरव्यू में UPSC का एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि वो बोलेगा कि अच्छा, फॉर एग्जांपल आप बोल दो कि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, आप में से किसी के पिताजी आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं, है ना। तो आपसे पूछेंगे अच्छा ठीक है आपके पिताजी आर्मी में हैं, तो बताओ ये ग्रे जोन वॉरफेयर नाम की चीज़ सुनी होगी, ये क्या होती है। देन यू नीड टू बी अवेयर कि अच्छा, तो इंटरव्यू में ये चीज़ें ना इस तरह से आ जाती हैं। कभी कभी चीज़ें समझ में ना आए ना, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द इंटरव्यू कि कैन आई टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड देन यू कैन ब्रेक द कीवर्ड्स। ग्रे मतलब क्या, ग्रे मतलब हमेशा कन्फ्यूजन, है ना, समथिंग विच इज़ हिडन, समथिंग विच इज़ इंसीडियस, पता नहीं चल पा रहा राइट क्या रॉन्ग क्या है। और फिर वॉर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर वॉर भी नहीं है बट हैं भी, पता नहीं चल पा रहा, छुप के किया जा रहा है। तो व्हेन यू ब्रेक द कीवर्ड्स ना, यू डेफिनेटली गेट द आंसर। इस वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन है न्यूज़ इन शॉर्ट, सिक्योरिटी सेक्शन का। तो US ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया था 31 प्रेडेटर ड्रोन देगा वो भारत को,
तो ड्रोन क्या होते हैं मैं आपको नहीं समझाऊंगा, पता ही होता है ना। तो ये हवा में 30 घंटे तक रह सकते हैं। बस इसमें यही आई थिंक न्यूज़ तो सिर्फ यही है, इसमें इतना पूरा क्यों दिया है। तो भारत में भी है, लक्ष्य और निशांत करके ड्रोन्स हैं, ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, पुष्पक, द्रोणानेत्र, ड्रोन रुस्तम, काउंटर ड्रोन सिस्टम, तो बहुत कुछ है। DRDO इस पर काम कर ही रहा है। न्यूज़ तो एक्चुअली यही है कि प्रेडेटर ड्रोन जो है वो उनके पास काफ़ी अच्छे एडवांस्ड हैं एंड दिए हैं भारत को। अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो अभ्यास हिट क्या है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ऑटोनमस फ्लाइंग होती है ऑटो पायलट की वजह से। तो DRDO ने डेवलप किया था ये एंड ये रिसेंटली इसके फ़्लाइट के ट्रायल्स किए गए थे DRDO के द्वारा। INS संध्यक, ये पहला सर्वे वेसल है जिसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, कमीशन किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। इसमें बहुत सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, और वॉर के टाइम पर इमरजेंसी में ये हमारी मदद भी कर सकता है, हॉस्पिटल शिप की तरह भी काम करेगा। और इसमें 80% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लगी है, इंडियन कॉस्ट कंटेंट है। पेट्रियट मिसाइल, तो रशिया ने ब्लेम किया था कि भाई US ने सप्लाई किए थे पेट्रियट मिसाइल, उनका जो प्लेन था जो यूक्रेनियन प्रिजनर्स को लेके जा रहा था वॉर में उनके लिए। तो पेट्रियट एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, ये काफ़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम है US आर्सनल का। 1991 के गल्फ वॉर में इसको यूज़ किया गया था। इससे पहले कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज़ में थी, सादा तनसिक सऊदी अरेबिया और इंडिया की है, मिलान जो नेवल की है, इंडिया होस्ट करता है। एक्सरसाइज दोस्ती, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश भी है इसमें ऑब्जर्वर के तौर पे। स्टेडफास्ट डिफेंडर नेटो का था ये। एक्सरसाइज का मैं आपको बताता हूँ, PT में पढ़ के जाया करो, उसमें आता है IR वाले सेक्शन में आता है मोस्ट प्रोबेबली। तो बस वहाँ जितनी गिवन होती है वही रेलेवेंट है। प्रीलिम्स में आएगा तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, और अगर प्रीलिम्स में नहीं आता तो मेंस में आपको लिखने के लिए चाहिए होता है, वो भी IR में। IR में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10-10 के और 2 15-15 के, ठीक है। तो 50 नंबर का IR आता है आपका, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। उसमें आपको ये एक्सरसाइज के नाम लिखने होते हैं। मान लो एग्जांपल कि बांग्लादेश के साथ कोई टॉपिक आ गया तो आप लिखोगे कि एक्सरसाइज दोस्ती 16 में बांग्लादेश को ऑब्जर्वर बनाया गया था। तो वहाँ पर इसलिए IR के हिसाब से मेंस में याद करो, प्रीलिम्स के हिसाब में जो PT 365 में गिवन आती है लिस्ट एक नीचे, उतना याद कर लो, काफ़ी है। दैट्स इट, वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। PDF का मैंने आपको बता दिया है कब कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल से कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी आपको। 2 रिमेनिंग वीडियो भी आपको जल्दी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।